से समझते हैं क्वेश्चंस को, पोल में जवाब दीजिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा को सीखने के बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं नीचे दिए हुए, गिवन बिलो ए और बी। एक स्टेटमेंट है ए, दूसरा स्टेटमेंट है बी। ठीक, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ना है और सही यानी करेक्ट ऑप्शन को चूज आपको करके जवाब देना है। फटाफट से बताएंगे। पहला जो स्टेटमेंट है ए, ये कहता है एन इंडिविजुअल कैन लर्न अ लैंग्वेज एट एनी एज बट इट इज इजियर टू डू सो एट अ यंगर एज। यानी एक इंडिविजुअल कभी भी भाषा सीख सकता है एट एनी एज। आप 50 की उम्र में भी एक नई भाषा सीख सकते हैं और आप 5 की उम्र में भी एक नई भाषा सीख सकते हैं, बट इट इज इजियर टू डू सो एट अ यंगर एज। लेकिन आसान कब होता है भाषा को सीखना? जब आपकी उम्र कम होती है, क्योंकि आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो ज्यादा आपका सेंसिटिव रहता है या ज्यादा बेटर काम करता है 5 साल से लेकर के 10 साल तक की उम्र तक, स्पेशली जो चाइल्डहुड वाला पीरियड है। तो अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव या फास्टेस्ट पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ऐसा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कौन करता है? नॉम चॉम्स्की करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इनडायरेक्टली हमारी कनेक्ट होनी चाहिए ताकि पेपर में हम आसानी से टैकल कर पाएं। यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी वही करते हैं। तो कम एज में अगर भाषा सीखी जाए, एक 5 साल का बच्चा जो आपके साथ अमेरिका शिफ्ट हुआ है, मान लीजिए आप एक पेरेंट हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक, और आपके साथ एक बच्चा आपका शिफ्ट हुआ है, ठीक, मान लिया, अच्छा लग रहा है मान करके, ठीक। तो इंडिया से आप अमेरिका शिफ्ट हो गए और आपका जो बच्चा है, अगर आप दोनों में से किसी एक को लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं आती है वहां की, यानी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है आपकी, लेकिन आपके बच्चे की लैंग्वेज कुछ ही समय में आप देखेंगे उसकी ज्यादा फ्लुएंट या ज्यादा नेचुरल लैंग्वेज वो सीख जाएगा आपसे। उसको कम समय भी लगेगा, मतलब इजी होता है कम उम्र में भाषा को सीखना, ये बात कही जा रही है। बाकी भाषा आप सीख कभी भी सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल आगे बढ़े। जैसे मैंने आपको, हालांकि ये बात अटकी रह गई, ये पढ़ के मुझे याद आ गया कि एग्जाम्पल दिया था कि मेरी मदर की इच्छा है अभी कि इंग्लिश सीखी जाए। वो थोड़ा बीमार हुई तो उनको समय मिला आराम करने का, तो उनके दिमाग में आइडियाज आए। हालांकि किसी ने आप में से हमारे लर्नर्स ने किसी ने तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज किया था, फिर मैं भूल गई हूँ, वो काम आगे नहीं बढ़ पाया। बट वो हिंदी की टीचर रही हैं जीवन भर और अभी हैं कुछ साल, तो अभी उनकी इंग्लिश सीखने की इच्छा है। तो ये क्या, वो किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा। बी ऑप्शन क्या? लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू एक्सपोजर, यानी कि भाषा एक्सपोजर के माध्यम से, यानी जब माहौल आपको मिलेगा तो आप भाषा सीखते हैं एक्सपोजर से, यानी पर्यावरण से, वातावरण से आप लैंग्वेज सीखते हैं। दोनों बातें सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। वही ए स्टेटमेंट भी सही है और बी स्टेटमेंट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बोथ ए एंड आर ट्रू। ऐसा थोड़ी है कि ए सही है बी गलत है, कि भाई यंग एज पे जल्दी सीखी जाती है, ये बात भी तो सही थी। ऐसा नहीं कि बी ही सही है या दोनों गलत हैं, जी नहीं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जवाब था। आंख बंद करके भी आप दे सकते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानना जरूरी है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की फुल फॉर्म लिख के बताना जरा। LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, 1 नंबर में कई बार पूछी जा चुकी है। हम इसको हल्के में ले जाते हैं क्योंकि हमको लगता है पता ही है, लेकिन जब वो 4 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करता है ना एग्जामिनर कि लैंग्वेज एक्विजिशन की डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की जगह पे कहीं कुछ लिखा होगा, डिवाइस की जगह पे कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन लिख दिएगा, छोटा छोटा सा चेंज होगा और आप जल्दीबाजी में गलत कराते हैं, ठीक। किसने बात की है? नॉम चॉम्स्की ने। देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेटेजी ऑफ टॉप डाउन अप्रोच फॉर टीचिंग रीडिंग। रीडिंग सिखाने के लिए, पढ़ना सिखाने के लिए टॉप डाउन अप्रोच का एग्जाम्पल नहीं है या स्ट्रेटेजी नहीं है। कौन सी एक? नॉट पूछा है। देखिए, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरी होती है बॉटम अप अप्रोच, यानी बॉटम से बिल्कुल धरातल से ऊपर जाना और टॉप डाउन से, टॉप से नीचे आना, ठीक। बॉटम अप क्या है? यानी जो बॉटम अप का एग्जाम्पल होगा वो टॉप डाउन का उदाहरण नहीं होगा। इट इंक्लूड्स गैसिंग मीनिंग फ्रॉम पिक्चर्स। देखिए, टॉप डाउन में क्या होता है, आप या तो पिक्चर्स के थ्रू या पूरी स्टोरी से एक सार निकालते हैं, है ना, चाहे कुछ वर्ड्स आपको समझ ना आ रहे हो। तो ये टॉप डाउन का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है कि पिक्चर्स से आप आइडिया ले रहे हैं, ठीक। कोई मूवी देखने गए इंग्लिश की, इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है, बट आप आइडिया लगा रहे हैं वो स्टोरी देख करके कि क्या चल रहा है, थोड़ा सुन करके, समझ करके, जरूरी नहीं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग ही पता है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। फिर क्या है? इट इंक्लूड्स टीचिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, देयर साउंड्स एंड मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। यानी जब आप टॉप डाउन अप्रोच से पढ़ा रहे हैं तो क्या ये इंक्लूड करेगी कि आप लेटर सिखाएं, पहले ABCD सिखाएं, अल्फाबेट के सारे लेटर्स सिखाएं A to Z तक, देयर साउंड्स के ए की साउंड कैसी होती है, ए और ई साथ में मिलते हैं तो क्या साउंड आती है ना, और मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। यानी पहले आप लेटर्स पे गए, फिर साउंड पर गए, फिर आप मीनिंग पर गए। ये क्या है? ये बॉटम से अप जा रहे हैं आप। सबसे छोटा क्या है आपको पता है? लेटर है। ABCD सीखी, जैसे अ से अनार सीखते हैं आप, फिर उसके बाद आप क्या सीखते हैं? साउंड सीखते हैं। फिर उसके बाद केस, भाई री बोलते हैं इसको, री से ऋषि जो हम बात करते हैं, है ना।
तो आप साउंड सीखते हैं, फिर उसके बाद आप वाउल सीख रहे हैं कि भाई ए ई आई ओ यू जो है वाउल होते हैं, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें फिर आप वर्ड सीखते हैं, फिर उनका मीनिंग सीखते हैं, फिर आप एक सेंटेंस सीखते हैं, फिर एक फ्रेज को पढ़ पाते हैं, फिर एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर स्टोरी पढ़ते हैं। ये बॉटम से अप की तरफ जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट स्टोरी से मीनिंग निकालना टॉप डाउन है। तो ये बॉटम अप की बात हो रही है यहाँ, ये टॉप डाउन स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बॉटम अप स्ट्रेटेजी है, और हमको नॉट ही चाहिए था जो गलत हो इस बारे में। ठीक है, शेयर्ड रीडिंग होता है जब टीचर के साथ बाकी बच्चे भी बैठे हुए हैं और टीचर जो है एक बार खुद पढ़ के दिखाए, बाकी बच्चे भी फिर साथ में पढ़ें, कहीं दिक्कत हो तो पूछें। गाइडेड रीडिंग में क्या होता है, बच्चों को मौका दिया जाता है पढ़ने का और टीचर साथ में होता है वहां। ठीक, तो वो तो एक अलग ही कहानी हो गई। शेयर्ड रीडिंग और गाइडेड रीडिंग भी टॉप डाउन की तरफ ही लेकर के जाएंगे हमको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्योंकि गाइडेड रीडिंग या शेयर्ड रीडिंग में ऐसा नहीं है ना आप अल्फाबेट सिखा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज। ये क्वेश्चन जन्म जन्मांतर से आता रहा है, आई मीन 2011 से जब से सीटेट है तब से आता रहा है और आता रहेगा कि ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में सिखाने पे जोर क्यों दिया जाता है, यानी व्याकरण को संदर्भ में सिखाने पे क्यों जोर देते हैं हम। संदर्भ क्या होता है, एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसके बीच में कोई वर्ड आया और उसको उसी से समझ लिया कि अच्छा ये संदर्भ में ये शब्द जो है ऐसे यूज होता है। भाई एक स्टोरी में लिखा हुआ है कि शी ओपन द डोर, अब ओपन का मतलब नहीं पता, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट में समझ आ गया कि ये ईडी लगा हुआ है ओपन के साथ, सेकंड फॉर्म है। तो आप ग्रामर सीख रहे हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट में सीख रहे हैं। या जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपके चैप्टर में आते हैं उनको टीचर अलग से लिखवा देती थी, फॉर्म्स आप सीख रहे हैं, है ना, अलग से नहीं लेकिन कॉन्टेक्स्ट में। जब आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तब आपको समझ आ गया हाँ ईडी यहां लगता है। कई लोग होते हैं ना जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्पेशली, तो उनका क्या है, ग्रामर बेशक स्ट्रांग नहीं है बट कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर पढ़ी हुई है उन्होंने, उतनी स्टोरी पढ़ी हुई है, उतनी सारी उन्होंने उसको यूज किया हुआ है बोलने में कि उनको ग्रामर का रूल बेशक ना पता हो। उन्होंने वो जो यूपी बोर्ड में चलती थी, मुझे याद आ गया, न्यू स्टाइल की बुक, वो अलग से उसके रट्टे ना लगाए हों कि वर्ब की कौन सी फॉर्म क्या होती है, बट उनको कॉन्टेक्स्ट में पता होता है ग्रामर का। तो ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में सिखाना चाहिए, वही बेहतर तरीका है बजाय कि आइसोलेटेड रूल्स को रटवाया जाए। ठीक, तो द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन इंटरनलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ये बात एकदम सही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, शर्म नहीं आती है क्या? है, देखिएगा एक बार, समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन, कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर सिखाने पे जोर क्यों देते हैं? मेमोराइजिंग द रूल्स, नहीं मेमोराइज करने की तो बात ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में मेमोराइज नहीं कराया जाता, अलग से जब आप ग्रामर रूल्स सिखाएंगे तब बात आती है मेमोराइज की। यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टू टीच द कंटेंट, देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो कोई कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर नहीं सिखाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपका प्रॉपर फोकस करता है, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे किसमें, अपनी भाषा में। ग्रामर ट्रांसलेशन में 2 भाषाओं का इस्तेमाल होता है, मदर टंग का इस्तेमाल होता है इसमें, है ना, मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं लोग। और किस लिए कि आपको अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है, ये वैसी सी बात है जो आपकी किताबें, इंग्लिश की किताबें हैं लेकिन, या ग्रामर की किताबें हैं बट उसमें आधे से ज्यादा हिंदी लिखी हुई है, क्योंकि आपको ट्रांसलेट करके समझ में आता है, रूल्स रटने हैं उसमें। फिर ये कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर नहीं सिखाता ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है इसको, ट्रेडिशनल वे भी कहते हैं। ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स होता है कि बच्चे को जहां, भाई अगर बच्चे को लगाना था वेंट लिखना था, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी, ठीक, लेकिन बच्चे ने क्या लिख दिया, इसी में ईडी लगा दिया, गोड बना दिया, जो कि कोई वर्ड नहीं है, तो ओवर जनरलाइज कर लिया उसने रूल्स को। जो रूल्स उसने याद किए थे उनको ओवर जनरलाइज कर लिया, अति सामान्यीकरण कर लिया है नियमों का। तो यहाँ पे जो सिंपल आंसर है वो इंटरनलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी जो जोर है ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट पे वो इसलिए है ताकि जो रूल्स हैं लैंग्वेज के वो इंटरनलाइज हो जाएं, आत्मसात हो जाएं, आपके दिमाग में भर जाएं, फिर आपको अलग से सोचना ना पड़े, क्योंकि आपने ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। जब कोई चैप्टर पढ़ रहे थे उसी के बीच में आपने देख लिया कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, या फिर इसकी फॉर्म ये होती है, या सेंटेंस ऐसे बनता है ना, या वर्ब की ये दूसरी फॉर्म आई हुई है। ग्रामर को आपने संदर्भ में ही सीख लिया। समझ पा रहे हैं बात को? कल किसी ने बहुत अच्छा कमेंट भी किया था, वो मुझसे गलती से हाइड हो गया, उन्होंने इंटरनलाइजेशन की ही बात की थी, कॉन्सेप्ट्स की। तो इंटरनलाइजेशन मतलब आत्मसात कर लिया है आपने, अपने अंदर समाहित हो गया वो ग्रामर के जो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, रट्टे नहीं लगाए अलग से, जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में थोड़ा सा दिक्कत वहां होती है, क्योंकि आप अलग से ग्रामर सीख रहे हैं वहां। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अदर सब्जेक्ट सच एज साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, physical education etc. offer context for using language in purposeful and interesting ways. This shows dash is followed. मतलब कि अगर आप अदर सब्जेक्ट सच एज, भाई आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आर्ट क्राफ्ट पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ऑफर कॉन्टेक्स्ट फॉर यूजिंग लैंग्वेज इन पर्पसफुल एंड इंटरेस्टिंग वेज। भाई जब आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तब भी तो आप भाषा के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं ना, कि भाई हड़प्पा सभ्यता में ये हुआ था,
वहां ये हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री में ये है, लेकिन लैंग्वेज के ही माध्यम से तो आप इतिहास को जान पा रहे हैं। या आर्ट एंड क्राफ्ट में भी तो कोई तो लैंग्वेज होगी, मैथमेटिक्स में भी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है या टीचर जिसमें समझाने की कोशिश कर रहा है वो भाषा ही तो है। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम भाषा को नहीं सीखते हैं, या जिसके माध्यम से हम या जिस सब्जेक्ट को हम भाषा के माध्यम से नहीं सीखते हैं? यानी लैंग्वेज हर जगह है, तो इसको हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कह रहे हैं। एकदम सही जवाब दे रहे हैं, कुछ ही लोग दे पा रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कई सारे लोग। मतलब जब आप अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे नाम दे दिया, ऑफर कॉन्टेक्स्ट फॉर यूजिंग लैंग्वेज इन पर्पसफुल एंड इंटरेस्टिंग वेज, दिस शोज डैश इज फॉलोड। यानी आप भाषा को इंटरेस्टिंगली, जब आप एक हिस्ट्री की कहानी पढ़ रहे हैं तो आप भाषा भी सीख रहे हैं, और जब आप भाषा सीख रहे हैं तो आप कोई और सब्जेक्ट भी सीख रहे हैं। यानी हर एक सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है। तो भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी जैसे अगर हिंदी मीडियम की हम बात करें तो हिंदी मीडियम में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भी हिंदी में पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो विज्ञान भी हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो वो एक भाषा है जो अक्रॉस द करिकुलम फॉलो हो रही है। पूरे करिकुलम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ाने के लिए एक लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है, और वो लैंग्वेज को आप बेहतर तरीके से पर्पसफुली समझ पाते हैं क्योंकि वो अलग अलग विषयों में इस्तेमाल हो रही है। तो चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, इसको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं। जब सारे सब्जेक्ट्स एक भाषा में पढ़ाए जा रहे हों। LAC इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है प्रीवियसली, LAC, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ठीक, लैंग्वेज इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेट नहीं कर लिया, कोई एक्विजिशन की बात नहीं हुई कि आप बच्चे ने घर में जब भाषा सीख लेता है वो एक्वायर कर लेता है, उसको एक्विजिशन कहते हैं, भाषा अर्जन। कॉम्प्रिहेंशन होता है समझना भाषा को, जबकि यहाँ बात कुछ और चल रही थी। तो इसको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं जब आप बाकी सब्जेक्ट्स भी एक भाषा के माध्यम से समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, थोड़ा सा समझने पे फोकस करना है क्वेश्चंस को। अगर हम सेंस नहीं निकाल पाए, अगर हम सिर्फ वर्ड मीनिंग, या हमारा फोकस इस बात पे ही रह गया कि भाई एक एक वर्ड का हम अलग अलग से मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन ने। ठीक है जी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, बिफोर रीडिंग अ स्टोरी अलाउड, यानी जब आप प्रॉपर सास्वर वाचन कर रहे हैं किसी एक स्टोरी का, किसी एक कहानी का, उससे पहले, भाई टीचर होता है ना कई बार खुद से लाउडली पढ़ रहा है, तो जब लाउड वाचन से पहले, या जो सास्वर वाचन है, बिफोर रीडिंग अ स्टोरी अलाउड टू द क्लास मिस रीमा अ लैंग्वेज टीचर, मिस रीमा एक लैंग्वेज टीचर है, कौन सी कक्षा की, 7वीं कक्षा की, मेक श्योर टू बी थॉरोली प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग टू द क्लास। वो थॉरोली प्रिपेयर्ड होना चाहती हैं। जैसे ये क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं, या जो क्लास चल रही है, हर दिन एक लेसन प्लानिंग लगती है, एक PPT बनेगी, PDF बनेगी, एक प्रॉपर आंसर की का विश्लेषण किया जाएगा। ऐसा नहीं है मेरा मन जो किया वो आपको आंसर बता दिया, है ना। कई बार मन करते हुए भी नहीं बताओगे, क्योंकि किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें देखी जाएगी। ठीक है ना। तो कुछ भी पढ़ाने से पहले लेसन प्लानिंग टीचर का काम है, पाठ योजना बनाना जिसको हम कहते हैं। आपने अपने B.Ed BTC DLED BTC इसमें JBT वगैरह में की होगी। ठीक, तो आप प्रिपेयर होकर जाना चाह रहे हैं, मेक श्योर करें कि थॉरोली प्रिपेयर्ड हैं आप चैप्टर पढ़ाने से पहले। बात ठीक है। Which one of the following in your opinion is least important for reading aloud in the class and should not be done by Miss रीमा? यानी आपकी ओपिनियन में जब मिस रीमा क्लास में सस्वर वाचन करने जा रही हैं, जोर से बोल करके लाउड रीडिंग करने जा रही हैं, तो कौन सी एक चीज सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रेपरेशन के दौरान? जो उनकी प्रेपरेशन है उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण चीज क्या होगी जिसको नहीं किया जाना चाहिए मिस रीमा के द्वारा? पहला ऑप्शन है रीड द स्टोरी सेवरल टाइम्स फर्स्ट, यानी मिस रीमा खुद उस स्टोरी को पढ़ें 2-4 बार, भाई तभी तो अच्छी लाउड रीडिंग कर पाएंगी। कहीं उनको भी, भाई टीचर है, भगवान थोड़ी है ना, ऐसा थोड़ी ओमनीपोटेंट है कि सब कुछ पता ही होगा, ओमनीजिएंट पोटेंट व्हाटएवर। तो अगर हम बात करते थे कि अगर हम देखें तो टीचर भी पढ़ के उसको भी कहीं डिफिकल्टी आ सकती है, या जब तक वो खुद प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसको सेवरल टाइम्स वो स्टोरी पहले पढ़नी चाहिए जब लाउड रीडिंग से पहले। आपका इंटोनेशन, आवाज में उतार चढ़ाव ठीक है कि नहीं है, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें होंगी, जो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो खुद नहीं पता होंगे टीचर को, हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो, तो वो सब सेवरल टाइम्स पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो ये काम तो किया जाना चाहिए। लुक अप द वोकैबुलरी शी माइट बी अनसर्टेन अबाउट, कुछ ऐसे शब्दार्थ हो सकते हैं, कुछ ऐसे वोकैब हो सकती है जिसको लेकर के टीचर को कंफ्यूजन हो या अनसर्टेन हो, श्योर ना हो उसके जवाब को लेकर के, तो वो भी लुकअप करना है, मतलब सर्च कर लेना है या डिक्शनरी से देखना है ना, उसके मतलब को समझ लेना है जहां पे जिन शब्दों में, जिस वोकैब में दिक्कत है। सी ऑप्शन है प्लान फॉर अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है? रीडिंग से पहले। पोस्ट रीडिंग क्या है? रीडिंग के बाद। आपने कोई एक्सरसाइज दे दी बच्चों को करने को, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। प्री रीडिंग में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम प्रीवियस नॉलेज, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको जांचने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछ के कोई एक्टिविटी करा ली, उससे पता लग जाएगा कि बच्चा जो है कितना रेडी है। उसको रेडी करने के लिए प्री रीडिंग एक्टिविटी एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है ना। उस कहानी से संबंधित आसपास के क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए पूछ सकते हो। तो ये बात भी सही है। बचता ही एक ऑप्शन है, अब कहां जाएंगे? पांचवा ऑप्शन तो है नहीं। प्रिपेयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इन्फेरेंस दैट शी कैन आस्क द स्टूडेंट्स अबाउट द स्टोरी, यानी आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं
इन्फेरेंस के बेस पे जो वो बच्चों से पूछ सकती है स्टोरी के बारे में। ये यहां उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि पहले से क्वेश्चंस प्रिपेयर हो इन्फेरेंस के आधार पे, जो उन्होंने अनुमान लगाया उस कहानी का क्या अनुमान है उसके आधार पे वो क्वेश्चन पूछे, जबकि बच्चों को मौका देना है कि वो उस कहानी को समझ करके उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है। भाई कहानी ऐसी चीज है, मैं पढ़ूं और मेरा क्या, आपने इस कहानी से क्या सीखा, तो अलग अलग बच्चा अलग अलग चीजें बताएगा। लेकिन यहाँ पे वो पहले से इन्फेरेंस निकाल लेंगे, एक अनुमान लगा लेंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन पूछेंगे, वो जरूरी नहीं है, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि सबसे कमजोर उत्तर जो है यही है कि जब आप लाउड रीडिंग कराने जा रहे हो क्लास में तो जरूरी नहीं आपने इन्फेरेंस पहले से निकाल के, अपना निचोड़ पहले से निकाल लिया और उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चों को निकालने दो उसका इन्फेरेंस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ज्यादा मुझे लग रहा है एक्सप्लेनेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। मिसेज मनप्रीत इज अ लैंग्वेज टीचर। तो मिसेज मनप्रीत जो है एक लैंग्वेज टीचर है ना रूरल स्कूल इन पंजाब, पंजाब के किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है, भाषा की शिक्षिका है। वाइल टीचिंग इन अ सेकेंडरी क्लास, 9वीं 10वीं में कहीं पढ़ा रही होंगी मैडम, शी यूजेस रेडियो एज अ रिसोर्स इन हर लैंग्वेज क्लास। रेडियो का इस्तेमाल किया एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में, कि भाई रेडियो में भी समाचार आते हैं और भी कुछ कहानियां किस्से आते हैं, वो सब वहां पे हो सकता है रेडियो पे उन्होंने कुछ सुनाने के लिए बच्चों को यूज किया रेडियो। जबकि रेडियो किस में आता है, ऑडियो एड्स में आता है रेडियो, एक प्रॉपर टीचिंग एड का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब कर दो कोई बात नहीं, अब कर दो कंचन, बिल्कुल रात दिन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी D2+ भी आएगा, फिर 2-3 महीने लगेंगे, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, तो अपनी तैयारी करो ना बढ़िया से। अगर अभी भी शुरू कर रहे हो तो क्या दिक्कत है, बढ़िया काम के लिए क्या बुरा समय है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प टू एनहेंस लैंग्वेज इनपुट्स, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट हेल्प नहीं करेगा, लैंग्वेज इनपुट को बढ़ावा नहीं देगा। पहला ऑप्शन है यूजिंग रेडियो ब्रॉडकास्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिसनिंग टू हर स्टूडेंट्स लैंग्वेज लेसन्स, कि भाई वो रेडियो ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करें और कॉम्प्लीमेंट करें, ताकि बच्चे, मतलब जो वो पढ़ा रहे हैं या उसके आसपास की चीज बच्चों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो रेडियो, कुछ एक्स्ट्रा चीज वहां से भी सुनने को मिल रही है। ठीक, यानी कुछ प्रोनाउंसिएशन, कुछ उच्चारण हो सकता है जो वो रेडियो पे भी सुन सकते हैं, तो ये तो ठीक है, पॉजिटिव बात है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू राइट आउट डायलॉग्स हर्ड इन द ब्रॉडकास्ट इन देयर ओन वर्ड्स एंड एक्ट देम आउट इन रोल प्लेज। बच्चों को जो डायलॉग सुने हैं आपने ब्रॉडकास्ट में, एक रेडियो के दौरान, एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के दौरान, उनको आप लिखिए और उस पर रोल प्ले करिए, चलो पॉसिबल है। स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग अबाउट द इन्वेंशन ऑफ रेडियो एंड आस्किंग देम टू प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ रेडियो, यानी टीचर क्या करे, लैंग्वेज के टीचर कहे बेटा एक काम करो, मॉडल बनाओ, ये देखो इन्वेंशन किसने किया था रेडियो का, और एक मॉडल बना करके लाओ रेडियो का। साइंस नहीं पढ़ा रही हैं, लैंग्वेज टीचर हैं, लैंग्वेज पढ़ा रही हैं। रेडियो का इस्तेमाल लैंग्वेज को बेटर करने में किया जा रहा है, ये टेक्निकल हो गए। आप रेडियो के इन्वेंशन पे चले गए, फिर मॉडल बनवाने को कह दिया, तो साइंस के टीचर बन जाते फिर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, या इससे कोई लैंग्वेज इनपुट नहीं है कि इससे लैंग्वेज बेहतर होने में हेल्प मिलेगी बच्चे को। रेडियो हेल्प्स हर टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू डिफरेंट वॉइसेस, न्यू एक्सप्रेशंस एंड डिफरेंट रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज। ये बात एकदम सही है कि रेडियो से मदद मिलेगी कि जो डिफरेंट वॉइसेस हैं, सबकी वॉइसेस में इंटोनेशन, जिसको उतार चढ़ाव कहते हैं, एक्सप्रेशन सबका अलग होता है सेम बात को कहने का, ये सारी बातों से बच्चे अवगत हो पाएंगे और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज से भी वो अवगत हो पाएंगे जो रेडियो में जनरली यूज हो रही होती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि गलत काम है कि बच्चे से इन्वेंशन ही कराना शुरू कर दो या पता करना शुरू कर दो कि रेडियो किसने बनाया, फिर मॉडल बना के लाए, तो वो साइंस की क्लास बन जाएगी, वो लैंग्वेज में हेल्प कम मिलेगी, साइंस में ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है ना। और क्लास चल रही थी लैंग्वेज की, तो आपको भटकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, ये कहता है एन authoring role that involves generating ideas, deciding on the form of the written text, for example a poem, a story, a report, a recipe, a set of instructions, etc., and thinking about who will read it and why is which aspect of writing। मतलब क्या है, मतलब है कि एक ऑथरिंग रोल है, यानी आप कुछ लिख रहे हैं, एक ऑथर का रोल मिला हुआ है आपको, that involves generating ideas, deciding on the form of the written text। एक रोल है आपका जिसमें आपको ये सोचना है कि आइडियाज जनरेट करने हैं, किस फॉर्म में रिटन टेक्स्ट होना चाहिए, बहुत ही क्लिष्ट भाषा में, यानी बहुत स्टैंडर्ड, बहुत एलीट लैंग्वेज में होना चाहिए, शशि थरूर टाइप्स, है ना, वैसी वाली इंग्लिश होनी चाहिए उस एक पैराग्राफ की, जो भी आप लिख रहे हैं वो पीस ऑफ राइटिंग, या फिर एक पोएम हो सकती है, एक स्टोरी हो सकती है, एक रिपोर्ट हो सकती है, रेसिपी हो सकती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस तरह के होने चाहिए, वो आप इस बेसिस पे निर्धारित करेंगे कि कौन सी भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज लिखेंगे बहुत, इस बेसिस पे कि थिंकिंग अबाउट हु विल रीड इट। अगर आप रेसिपी लिख रहे हैं जो बहुत सारी हाउसवाइफ्स पढ़ेंगे, या बहुत सारे सिंगल्स पढ़ेंगे, या मेल्स पढ़ेंगे जिनको खाना बनाना सीखना है, तो वो आसान भाषा में होगी, वो आम जनता की भाषा में होगी,
ठीक है ना। अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं, बच्चों की कहानियां हैं, बाल साहित्य जिसको हम कहते हैं, जो आपका चिल्ड्रंस लिटरेचर है, वो एक अलग भाषा में होगी। तो क्योंकि हमारी वो ऑडियंस कौन है, या हमारे श्रोता या पढ़ने वाले पाठक कौन है, अगर मैं कहूं यहां पे, तो कौन पढ़ेगा, इस आधार पे आप क्या करते हैं, जनरेट करते हैं आइडियाज, और क्या लिखा जाना चाहिए इस आधार पे तय होगा कि कौन पढ़ने वाला है, किसके लिए वो चीज, टारगेट ऑडियंस क्या है उस चीज की। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला सीटेट की क्लास में बैठेगा, सेंस नहीं है ना। उसी तरह से तो ये क्वेश्चंस किस चीज को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको पेपर देना है परसों जाकर के, परसों मतलब 2-4-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो ये कॉम्पोजिशन में आता है। किसमें आता है? ये कॉम्पोजिशन में आता है। ट्रांसक्रिप्शन सिंपल है कि सबटाइटल चल रहे हैं जब आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, यानी जब ऑडियो को या फिर समझने में मदद करने को लेकर के साउंड को जब हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि समझ में आसानी से आ सके, वो ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है ना, जो सबटाइटल्स मूवी में आ रहे हैं आपके सामने। फ्री राइटिंग होता है, जो आपका मन किया किसी एक टॉपिक पे, जो आपके अंदर से नेचुरली आ रहा है वो लिख रहे हैं आप। राइटिंग अबाउट राइटिंग के राइटिंग कैसे लिखी है, तो फिर आप क्रिटिक का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये कॉम्पोजिशन के अंदर आता है, जिसमें हम ये सब डिसाइड करते हैं कि किसके लिए कोई टेक्स्ट लिखा जा रहा है, उस तरह की ही फिर हम लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई? अ टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स फॉर अ टास्क एंड देन शी डिस्ट्रीब्यूटेड मैगजीन आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, फिल्म एडवर्टीजमेंट, स्पोर्ट रिपोर्ट, रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड एंड टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स टू द ग्रुप्स। द मटीरियल यूज्ड बाय द टीचर इज रेफर्ड टू एज। यानी एक टीचर ने डिवाइड किया स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। 30 बच्चे थे एक क्लास में, 6 ग्रुप बना दिए 5-5 बच्चों के, और अलग अलग ग्रुप में किसी में न्यूज़पेपर आर्टिकल दे दिया, किसी में फिल्म का कोई एडवर्टीजमेंट छपा था वो दे दिया, स्पोर्ट्स की कोई रिपोर्ट आई थी, इंडियन टीम ये जीत गई वो कर लिया वो दे दिया, रेस्टोरेंट का एक मेन्यू ला करके दे दिया जहां खाना खाने जाते हैं, देखो भाई कौन सी डिश है, क्या लिखा हुआ है, या टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, वो टूरिस्ट गाइड नहीं होते जो उनके ब्रोशर्स होते हैं वो दे दिए। ठीक है ना, 5 दिन का ट्रिप है, वहां जा रहे हैं। इस मटीरियल को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन इस पे जरूर आता है हर साल। इस मटेरियल को एक्सटर्नल मटेरियल नहीं कहते सरकार, इसको ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं। गलत जवाब मत दीजिए, है ना। ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं लैंग्वेज की भाषा में, है ना। यहाँ पे कॉमन सेंस कम, और जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, क्योंकि लैंग्वेज में कुछ चीजें जो टेक्निकल हैं, जो आपको वैसे ही याद रखनी है एज इट इज। ऑथेंटिक मटेरियल ये कहलाता है। एक्सटर्नल मटेरियल आप अपनी समझ के लिए इसको समझ सकते हो कि हाँ एक्सटर्नली तो है, ये बाहर से ही तो आया सारा मटेरियल, लेकिन इसका जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है ना, पिताजी को बाप नहीं कह देते ना सीधे ही, पिताजी ही कहते हैं, तो ये वही वाली बात है। यहाँ पे बात बराबर ही एक्सटर्नली है, मान लिया हमने एक्सटर्नल मटेरियल है, बट इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, इतना खराब एग्जांपल यूज किया मैंने, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो है ऑथेंटिक मटेरियल। यानी इसको ऑथेंटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मटेरियल लैंग्वेज को सिखाने के पर्पज से नहीं बनाया गया था, ये नॉर्मल जनता को समझाने के लिए बनाया गया था, किसी और काम के लिए बनाया गया था। जो रेस्टोरेंट का मेन्यू है वो इसलिए बनाया गया था कि आप जाकर के वहां डिश को ऑर्डर कर सकें, लैंग्वेज को सिखाने के लिए नहीं बना। वो न्यूज़पेपर आर्टिकल लैंग्वेज सिखाने के लिए नहीं बना, वो लोगों को अवेयर कराने के लिए बना है, न्यूज को पहुंचाने के लिए बनाया है। ठीक, तो उस बात को यहां पर हम क्या कहेंगे कि ऑथेंटिक मटेरियल इसलिए क्योंकि पर्पस किसी और चीज के लिए बना था, उसको हम क्लासरूम में रियल ऑथेंटिक मटेरियल को ले आए जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में यूज हो रहा था, है ना। तो इसको कॉमन सेंस से नहीं, जो टेक्निकल है भाषा में का, जहां पे जो इस्तेमाल है, जो वर्ड जिस चीज के लिए बना है, उस तरीके से समझना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, बहुत खराब एग्जाम्पल था बट काम का है। ठीक है ना। स्कोलास्टिक मटेरियल यानी ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाने के लिए यूज हो रहा हो, है ना, पढ़ाने के लिए यूज हो रहा हो स्कोलास्टिक मटेरियल, तो वो हुआ ना जो स्कूल में पढ़ने लिखने में ही काम आए। नेचुरल मटेरियल, इसको नेचुरल भी नहीं कहते, ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्लासरूम में कोई आपका रिपोर्ट आ रही है, न्यूज रिपोर्ट, कोई आप बाहर से एक वो लेके आ जा रहे हो पैम्पलेट जिसमें कुछ बेचने के लिए, जैसे आपके घर में आते होंगे ना, वो इंटरनेट लगवा लो तो वो पूरा आएगा, या ये कोर्स चल रहा है कहीं, या फिर जब चुनाव आते हैं तो लोग घर में डाल करके जाते हैं वो छोटे छोटे पैम्पलेट्स, वो सब क्या है? ऑथेंटिक मटेरियल है, क्योंकि वो बनाए किसी और पर्पस के लिए गए, नॉर्मल लैंग्वेज यूज के लिए, लेकिन आप जब उनको क्लासरूम में ले आए जहां लैंग्वेज सिखाई जा रही है, तो वो ऑथेंटिक मटेरियल बन गया। कि वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि आपको पढ़ाने के लिए बनाई गई है वो किताब, वो इन जनरल लैंग्वेज कहां रियलिटी में यूज हो रही है ऑथेंटिकली, उसके लिए बना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये पूरा, और हर बार आता है लगभग। तो ये ऑथेंटिक मटेरियल है। इनमें से कुछ भी आपको दिख जाए पेपर में कि एडवर्टीजमेंट की बात हुई है, रिपोर्ट की बात हुई है, न्यूज़पेपर आर्टिकल की बात हुई है, मेन्यू कार्ड की बात हो रही है, किसी पैम्पलेट की बात हो रही है, किसी आर्टिकल की बात हो रही है जो बाहर से क्लासरूम में लाया गया है, तो वो ऑथेंटिक मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, टीचर्स शुड शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम सीइंग एरर्स
एज अनडिजायरेबल एंड टू बी अवॉइडेड, इंस्टेड यूज एरर्स। यानी टीचर्स को शिफ्ट करना चाहिए अपना फोकस गलतियों को, एरर्स को किस तरह से देखने पे, अनडिजायरेबल की गलतियां तो होनी ही नहीं चाहिए, गलती कैसे हो सकती है ना, कि उनको अवॉइड कर देना चाहिए, बजाय कि एरर्स को यूज करना है किस चीज के लिए, ये पूछा है। हिंदी पेडागोजी में कुछ भी बोला गया हो तन्नू, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं हम, और इंग्लिश पेडागोजी ये इन्होंने यही तो प्रॉब्लम की है ना इतने टाइम से, कि जो चीजें इंग्लिश पेडागोजी में पूछी जाती थी उनको ट्रांसलेट मार करके सीधा पेपर में छाप दिया। ऐसा कई साइट्स में देखने को मिल रहा है, तो वो प्रॉब्लम उससे क्रिएट हुई है। तो आप हिंदी की समझ यहां मत लगाइएगा, यहां की समझ हिंदी में लगा लीजिएगा एक बार को, वो ज्यादा काम कर जाएगी आपके लिए, क्योंकि वो नेचुरली बना पेपर यहीं से है ना। समझ पा रहे हो ना? दोनों तरह के क्वेश्चन है रीना, इसमें हम 43 क्वेश्चन कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन भी है, मुश्किल क्वेश्चन भी है, एक बैलेंस है। मैं सिर्फ मुश्किल भी नहीं कराती और सिर्फ आसान भी नहीं कराऊंगी, क्योंकि दोनों का ही फायदा नहीं है, दोनों का मिक्सचर होगा तो सही रहेगा। एक बैलेंस पेपर में आता है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, और बहुत ही बाय लक कह लो अगर कुछ इस तरह की चीज होती है तो कई बार इजी भी आ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, चलें आगे बढ़े। हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं एज नेचुरल पार्ट एंड इग्नोर देम, यानी एरर्स यानी त्रुटियां जो हैं, बच्चों की गलतियां जो हैं, उनको एक नेचुरल पार्ट की तरह देखें, प्राकृतिक होंगी ही, और इग्नोर कर दें। इग्नोर कर देंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगी। एज सिली मिस्टेक्स और स्लिप्स दैट चिल्ड्रन कैन रेक्टिफाई ऑन देयर ओन, यानी ये सिली मिस्टेक्स हैं, बच्चे अपने आप सही कर लेंगे, फिर आपका रोल क्या है ना, आपकी आरती उतारें एज अ टीचर। ठीक, फिर है सी ऑप्शन, एज द करेक्शन वर्क फॉर द टीचर्स। टीचर्स के लिए करेक्शन वर्क है जिसपे टीचर्स को काम करना चाहिए या काम करना है, चलो हो सकता है। टू गेन इनसाइट्स इनटू अ चाइल्ड्स थिंकिंग एंड लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि एक बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस में इंसाइट मिलेगा, ये बात तो पक्की है, और किस लेवल पे उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसका लेवल क्या है या वो कहां है। हालांकि ये जज करना बहुत ही बेहतर बात नहीं होगी, इसलिए शायद उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में दे दिया कि सी ऑप्शन, एज द करेक्शन वर्क फॉर द टीचर्स, यानी टीचर्स के लिए करेक्शन वर्क के रूप में काम आएगा, कि जहां पे टीचर्स को काम करने की जरूरत है उन एरर्स पे। ठीक है ना, लेकिन सुंदर हमें देखने में डी ही लग रहा है, क्योंकि यहां तक की बात तो ठीक थी, लेकिन लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जज कैसे करेंगे आप? बच्चे की गलती से उसका लेवल जज कर देंगे, तो एरर्स जजमेंट के लिए नहीं होते, है ना। आइडिया लगा सकते हैं किस लेवल पे है, लेकिन ये प्रॉपर आप ये नहीं चेक करेंगे यहाँ पे। तो अगर ये दे देते तो हम कह रहे हैं इतना नेगेटिव नहीं है डी ऑप्शन, लेकिन ना तो उन्होंने माना ऑफिशियल में, और वो जो हाफ पार्ट है वो सही है, उसके बाद वाला पार्ट उतना सही नहीं है, तो इसलिए हमें मजबूरी में सी के साथ जाना पड़ रहा है। सी भी कोई बहुत सुंदर जवाब है नहीं, लेकिन ऐसा होता है कई बार पेपर में, जब एक ऑप्शन तो चूज करना ही पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी होता है कई बार कि एक बार गलत दे दें, अगली बार सही भी दे दें, या थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्वीक कर दें। अगर लैंग्वेज, अच्छा इस बात को ध्यान रखिएगा, रट्टे मत लगा लीजिएगा कि अगली बार पेपर में दिखे कि करेक्शन वर्क होता है जी टीचर्स के लिए एरर, तो ये रेयर केस सिनेरियो है, एक्सेप्शन है ये। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन मिल रहा है ना आपको बिना लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के या जजमेंट के, तो सबसे बढ़िया आंसर यही है कि गलतियां जो हैं बच्चों की थिंकिंग में इंसाइट देती हैं, झांकने का मौका देती हैं, बेस्ट उत्तर यही है। लेकिन वो आगे की वजह से जो हाफ पार्ट है उसका वो प्रॉब्लमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, टीचर फर्स्ट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स एंड देन गिव्स इट्स एग्जांपल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, दिस मेथड इज। ये क्वेश्चन इस तरह के मैंने कितनी बार आपके साथ डिस्कस किए हैं, और ये एज इट इज इस बार भी कई क्वेश्चन आए हुए थे कि एक टीचर है जो पहले डेफिनेशन बताती है किसकी, एडवर्ब की। अब यहाँ पे नाउन लिखा हो सकता था, यहाँ पे वर्ब लिखा हो सकता था, है ना, एंड इट्स टाइप्स एंड देन गिव्स इट्स एग्जांपल्स, यानी पहले डेफिनेशन, परिभाषा पहले बताई जा रही है। ये हर सब्जेक्ट में काम आएगा, ये मैथ्स में भी आता है, मैथ्स पेडागोजी में भी, आपका सीडीपी में भी आ सकता है ना। डेफिनेशन से, परिभाषा से उदाहरण की ओर, रूल से एग्जाम्पल की ओर, याद आ रहा है कुछ, रूल टू एग्जाम्पल, पहले रूल बताया, फॉर्मूला बताया, फिर उस तरह के एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए। रूल से एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण की ओर, डिडक्टिव मेथड होता है। बिल्कुल सही जवाब कितने परसेंट लोग दे रहे हैं? 58% लोग। इसमें भी गलतियां कर रहे हैं आप लोग। भाई अगर यहाँ उदाहरण लिखा होता, एग्जाम्पल टू रूल लिखा होता कि पहले उदाहरण दे दिया नाउन का और बाद में डेफिनेशन बताई, तो वो एग्जाम्पल टू रूल हो जाता है, इंडक्टिव मेथड, जिसको आगमन विधि कहेंगे। लेकिन ये अभी निगमन विधि है, यानी डिडक्टिव मेथड। हिंदी में ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन डिडक्टिव मेथड है जहां पे रूल पहले बताते हैं, फॉर्मूला पहले बताते हैं। ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, क्योंकि रूल हमेशा जनरल होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेशन का यहाँ कोई रोल एज सच है नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है आज इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अभी नहीं बाद में आएगा, तब पता लगेगा आपको कितना समझ आया था ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवर टीचर शुड असेस द लर्नर। एक टीचर को आकलन करना चाहिए किसका? लर्नर का। टू फाइंड आउट हु इज द बेस्ट एंड मोस्ट प्रोफिशिएंट इन द टारगेट लैंग्वेज। एक होती है मदर टंग, दूसरी होती है टारगेट लैंग्वेज, ये हम मैराथन सेशन में भी पढ़ेंगे, है ना।
टारगेट लैंग्वेज क्या है? जो स्कूल सिखाने का टारगेट रखता है, यानी इंग्लिश हो सकती है जो टारगेट लैंग्वेज हो। मदर टंग क्या है? जो भी बच्चा अपने घर से सीख करके आ रहा है, ठीक है ना। पीएस टेट क्लियर हो गया आपकी हेल्प से। यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू मनप्रीत। देश भर में जो भी एग्जाम होते हैं अलग अलग जगह, बड़ा अच्छा लगता है वो कमेंट्स देख के, चाहे वो WB टेट हो, असम टेट हो, पीएस टेट हो, अलग अलग जगह पे जो भी आपके रीट हो, रीट में कितने सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं अभी, अच्छा लगता है वो देख करके। कई बार किसी के भाई बहन मिलते हैं, उनसे मिलकर मजा आ जाता है। मजा इसलिए आ जाता है क्योंकि वो बताते हैं कि हमारी सिस्टर हैं जो KVS में हैं, हमारी सिस्टर हैं जो यूपी में हैं, तो उन्होंने पढ़ा था, तो अच्छी लगती है ये चीज देख करके। चलिए खैर, अगर हम बात करें, टीचर शुड असेस द लर्नर, टीचर को आकलन करना चाहिए बच्चों का, उनको जांचना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये पता लगा सकें कि सब में से बेस्ट कौन है, या फिर सबसे बढ़िया लैंग्वेज इंग्लिश कौन बोल लेता है, या जो भी टारगेट लैंग्वेज है स्कूल की। गलत है ये। टू फाइंड दी लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स, ये बात हमें अच्छी लग रही है कि असेसमेंट इसलिए होना चाहिए ताकि पता चल जाए गैप कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसको सॉल्व किया जा सके, आकलन के माध्यम से पता लगा करके सॉल्व कर सकें, डायग्नोज करके, सॉरी रेमेडी कर सकें। सी ऑप्शन टू स्कैफोल्ड लर्नर्स टू इंप्रूव द लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस वन, ये और अच्छा लग रहा है हमें, है ना। ये हमें इससे भी अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है कि लर्निंग गैप्स तो फाइंड आउट कर ही लो, लेकिन उसके बाद स्कैफोल्ड भी कर रहे हैं, टू स्कैफोल्ड लर्नर्स टू इंप्रूव द लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस वन, पहले जो परफॉर्मेंस का लेवल था उससे आगे ले जाने में मदद देना, ये ज्यादा बेटर लग रहा है ना। वो अपने आप ही आ गया इसमें। टू कंपेयर द प्रोग्रेस, नहीं नहीं नहीं, बच्चों की प्रोग्रेस कंपेयर करके आपको कोई लड्डू नहीं मिलने वाले हैं, ये बात हमको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मिस्टर रोहित कुछ कह रहे हैं, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्टर रोहित इन हिज लैंग्वेज क्लासरूम वांट्स द लर्नर्स टू वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज, दिस इज पॉसिबल बाय, यानी मिस्टर रोहित एक लैंग्वेज के टीचर हैं जो क्या कह रहे हैं कि जो लर्नर्स हैं उनकी कक्षा में उनको लैंग्वेज में और लैंग्वेज पे या लैंग्वेज के साथ काम करना चाहिए, यानी लैंग्वेज को बेटर करना है, कुल मिला के ये बात है। पॉसिबल कैसे होगा लैंग्वेज को बेटर करना, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है एंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ एंगेज कर दो, नहीं, काम नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। ठीक है रीना आ रहा है, ठीक है, तो एंगेज कर दो, हाँ ठीक है, मतलब कर सकते हैं। और देखते हैं, मेकिंग द लर्नर्स टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, फॉर्म्स लर्न करवा दो कि ये पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये फ्यूचर फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो हम करते थे। फोकसिंग ऑन यूजिंग द लैंग्वेज विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब गलती कम से कम हो, एक्यूरेटली लैंग्वेज को यूज कर पाए, तो ये डायरेक्ट यही हम टारगेट नहीं रख सकते। द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज रेदर देन लर्निंग, यानी भाषा को वो सीख पाए बजाय की, मतलब एक्वायर कर पाए, अर्जित कर पाए बजाय की सीखने के। देखो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, जो आप माहौल से सीख लेते हैं, और लैंग्वेज लर्निंग है जिसमें आप ग्रामर पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, स्कूल में जाकर के सीखते हैं। जवाब दीजिए डी ऑप्शन, 48% लोग कह रहे हैं, बताइएगा एक बार। डी ऑप्शन 48% लोग कह रहे हैं। देखिए समझते हैं, मिस्टर रोहित इन हिज लैंग्वेज क्लासरूम वांट्स द लर्नर्स टू वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज, दिस इज पॉसिबल बाय वर्क इन एंड वर्क विद, यानी लैंग्वेज की टेक्निकलिटीज को भी जाने बच्चा, उसके नियम को भी जाने, वर्क इन लैंग्वेज एंड वर्क विद लैंग्वेज, यानी बोलना यूज करने में भी अच्छा हो और उसको समझ के उसके नियम कायदे कानून भी समझ सके। तो डी ऑप्शन सही नहीं होगा ना फिर, क्योंकि क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ एक्विजिशन से काम नहीं चलेगा, लैंग्वेज की लर्निंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो यहां सबसे बेहतर ऑप्शन आपका एंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज है कि बच्चे जब एंगेज होंगे तो वो एक्विजिशन भी करेंगे भाषा का और वो प्रॉपर उसको सीख भी पाएंगे, दोनों काम अच्छे से होंगे। समझ पा रहे हो बात को, क्लियर है कि नहीं। अगर हम बात करें, आवर टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स, आज वैसी क्लास लेट है, a teacher is organizing students into reading ability groups where they have individual books to their reading level. The teacher is spending time with each group, listening to individual students take turns to read aloud and taking with them about the book she is following. एक टीचर है जो एक रीडिंग एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है ना। नहीं, फेल नहीं होगे, यही क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करोगे, सुबह PDF मिलेगी तो फेल नहीं होगे, है ना। हमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया, या तो हमने गलत तरीके से पढ़ लिया, हिंदी पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी सबको मिक्स कर लिया है, या तो कहीं तो गड़बड़ हुई है ना, प्रैक्टिस की कमी, इंग्लिश का डर, बहुत सारे लोग तो इंग्लिश भर देते हैं और फिर पढ़ते हैं नहीं जब तक पेपर आता है। इस बार मैं भी कमी प्रैक्टिस करा पाई हूँ, तो एटलीस्ट प्रीवियस देख लेते यार, मैराथन वगैरह अभी कराऊंगी। चलो, अ टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स इनटू रीडिंग एबिलिटी ग्रुप्स,
यानी रीडिंग एबिलिटी ग्रुप्स मतलब रीडिंग के लिए जो ग्रुप्स बनाया गया उसको रीडिंग एबिलिटी ग्रुप कह रहे हैं, एक काम के लिए बनाया गया जो कि ग्रुप। वेयर दे हैव इंडिविजुअल बुक्स, बच्चों के पास इंडिविजुअल बुक्स हैं अपनी, ए बच्चे के पास भी एक बुक है, बी बच्चे के पास भी एक बुक है, सी बच्चे के पास भी बुक है और डी बच्चे के पास भी एक बुक है। द टीचर इज स्पेंडिंग टाइम विद ईच ग्रुप, ऐसे ही कुछ 5 ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप में टीचर टाइम स्पेंड करता है, जिसको जहां दिक्कत है वो पूछ सकता है। हर एक बच्चे को लिसनिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, टेक टर्न्स टू रीड अलाउड, अलग अलग बच्चे जब पढ़ रहे हैं खड़े होकर के सस्वर वाचन कर रहे हैं, रीड अलाउड लाउड रीडिंग कर रहे हैं। एक होती है साइलेंट रीडिंग जब आप मन में पढ़ते हैं और एक होती है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग से आपका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण अच्छा होता है ना। और अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस बेटर होगा बच्चे का, इंटोनेशन का पता लग जाएगा उतार चढ़ाव सही है या नहीं है। साइलेंट रीडिंग से आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन है और समय कम लगता है, जल्दी कम समय में आप ज्यादा पढ़ पाते हैं और वोकैब आपकी अच्छी होती है साइलेंट रीडिंग से, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिसनिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, टेक टर्न्स टू रीड अलाउड एंड टेकिंग विद देम अबाउट दी बुक शी इज फॉलोइंग, क्या क्या कहोगे आप इसको? बी ऑप्शन। चलो मान लिया साइलेंट रीडिंग तो यहाँ ये है होगी नहीं, एक्सटेंसिव रीडिंग में मजे के लिए पढ़ते हैं बच्चे, सीरियस पढ़ाई नहीं हो रही है एक्सटेंसिव रीडिंग में, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे हम इसको? सही जवाब दे रहे हैं आप लोग 51% लोग, गाइडेड रीडिंग है ये, क्योंकि सबके पास इंडिविजुअल बुक्स हैं और टीचर अलग अलग ग्रुप में जाकर के गाइड कर रही है जहां जरूरत है, ठीक है। क्लियर है बात? शेयर्ड रीडिंग में क्या होता है, टीचर खुद पढ़ के दिखा देती है, एक बार मॉडल भी हो जाता है, तो इसलिए शेयर्ड रीडिंग नहीं होगा, गाइडेड रीडिंग है क्योंकि बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आवर टीचर इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दी कॉज ऑफ लर्निंग गैप्स इन लैंग्वेज आफ्टर, यानी एक टीचर है जो पहचानने की कोशिश कर रही है कि कारण क्या है लर्निंग गैप्स का, जो सीखने में कमी रह गई है, गैप रह गया है, उसका कारण क्या है, किस चीज के बाद जानने की कोशिश करेंगी? अचीवमेंट टेस्ट लेने के बाद। अचीवमेंट टेस्ट होता है, उपलब्धि प्रश्न पत्र बोलते हैं उसको, या उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं कि भाई क्या लेवल क्या बच्चे का, उसके लिए होता है ये कि इतने % इसको आता है, अचीवमेंट इतना है इसका, वो लर्निंग गैप्स के लिए नहीं होता। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, कितना पारंगत है, किसी काम के लिए आप जा रहे हैं वहां प्रोफिशिएंट कितने हैं आप, कोई लैंग्वेज टेस्ट ले लिया आपका किसी ने, प्लेसमेंट टेस्ट, कोई यहाँ नौकरी तो लग नहीं रही है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना। आ टीचर इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कॉज, टीचर कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं, गैप पता लग गए हैं, और गैप किससे पता लगते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट से, जिसको हम निगमनात्मक परीक्षण कहते हैं, सॉरी निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, जिसके बाद उपचार होगा यानी रेमेडियल टीचिंग होगी। तो डायग्नोज करने में गैप को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, गैप्स क्या हैं आइडेंटिफाई हो जाएंगे, पहचान हो जाएगी। अब इसका कॉज जानने की कोशिश चल रही है कि ये गैप आए क्यों, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही होगा ना। पहले डायग्नोज किया, रीजन बाद में जानेंगे, पहले गैप तो पता लगे, गैप पता लगा फिर रीजन जान रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग में आती है कि पहले आप डायग्नोज करते हैं, जैसे एक डॉक्टर भी जो है, आपको बुखार है तो वो ऐसा नहीं है 6 दिन से बुखार है और आपको कोई भी दवाई चल रही है ना, अगर दे भी दी दवाई तो उसमें भी वो डायग्नोज करने की कोशिश करता है कि बुखार है तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है या फिर क्या लक्षण है उनके आधार पर, या फिर वो आपको एक लेबोरेटरी भेज देगा जहां पर जो डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं, आपका ब्लड सैंपल जाएगा, डायग्नोज किया जाएगा कि ये समस्या है, उसके बाद रेमेडी दी जाएगी। तो यहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट के आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट कॉज पता कर रहे हैं किसका, गैप का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टूडेंट्स लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट बेनिफिट्स एनॉर्मसली फ्रॉम एक्सपोजर टू एन एंगेजमेंट विद, यानी बच्चों की जो भाषा और लिटरेसी का डेवलपमेंट है, यानी साक्षरता और भाषा का जो विकास है, वो उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है जब हम एक्सपोजर दें या एंगेज करें बच्चों को किस चीज के साथ। एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं आप, हित कर कह रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनके लिए तो जरूरी है ना। देवाशीष कह रहे हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्यों नहीं, क्योंकि आप किसी परीक्षा में नहीं बैठे हैं, यहाँ पे गैप का रीजन नहीं जानते हैं आप। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको बता दिया जाएगा आप या तो पास हैं या तो फेल हैं, गैप का रीजन कोई नहीं जानने बैठेगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, ठीक है ना। बस ये देखना कितने प्रोफिशिएंट हैं आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। देखिएगा, स्टूडेंट्स लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट उनको बेनिफिट होता है जब उनको एक्सपोजर मिले, किससे? लिमिटेड रिसोर्सेज से, जी नहीं। वेरिड रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल स्पीच एंड राइटिंग, हाँ ये बात सही है। अडेप्टिंग द एक्टिविटीज फॉर एडवांस्ड स्टूडेंट्स, नहीं। बुक प्लेस्ड इन द रीडिंग कॉर्नर इन द क्लास, नहीं। वेरिड सोर्सेज मिल रहे हैं बच्चे को, मल्टीपल सोर्सेज मिल रहे हैं जहां से वो सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मिस अंजना इज प्लानिंग फॉर अ ग्रामर क्लास बट शी इज कंफ्यूज्ड हाउ टू टेक इट इन द क्लास, Which one of the following is the best way that you may suggest her to teach grammar? ग्रामर पढ़ाने का बेस्ट तरीका, अभी शुरुआत ही इस क्वेश्चन से हुई थी आई थिंक,
थोड़ी देर पहले जब हमने शुरुआत की थी इसी तरह के एक क्वेश्चन से की थी। लाइक शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं। यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम सेशंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, और कुछ लोगों को लग रहा है अभी भी कि हम एक्सप्लेन इतना क्यों कर रहे हैं। भाई साहब इंग्लिश के क्वेश्चंस कम हुए हैं तो कृपा करके पढ़ लो ध्यान से। जब कम क्वेश्चंस में ज्यादा बात समझनी होती है तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा ही करना पड़ेगा, है ना। चलें आगे बढ़े, समझे कहानी क्या है। देखिएगा बी ऑप्शन 57% लोग दे रहे हैं जवाब। एक्सप्लेन हाउ द ग्रामर रूल्स आर फॉर्म्ड, कैसे बने हैं रूल्स, बच्चों को क्या पढ़ी है कैसे बने हैं भाई। प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म इन नेचुरल डिस्कोर्स, ये बात एकदम सही है। कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर को सिखाओ, नेचुरल सराउंडिंग में या नेचुरल वार्तालाप में डिस्कशन में ग्रामर को सिखाओ, या नेचुरल चैप्टर के जब पढ़ाई लिखाई जो नेचुरली चल रही है क्लासरूम में, जो नेचुरल ऑर्डर चल रहा है उसके दौरान कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर सिखाना बेस्ट होता है, बजाय कि सिर्फ आपको किसी भी रूप में एक्सेप्शन ही बता दोगे सिर्फ ग्रामर के, या सिर्फ रोल एंड इंपॉर्टेंस बता दोगे, नहीं। तो बच्चा एक्टिव है, बच्चा कहाँ एक्टिव है, बी ऑप्शन में। सिंपल फंडा हर जगह लागू होता है हर सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज दैट, यानी लैंग्वेज सिखाने के लिए मटेरियल को प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक, तो कौन सा जो स्ट्रेटजी है कौन सी वो बेटर होगी, या कौन सा सिद्धांत सही होगा। कॉम्प्लेक्स मटेरियल शुड बी चोजन फॉर ईच एज ग्रुप, भाई सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, पहले जटिल दे देंगे तो बच्चा तो घबरा जाएगा। मटेरियल्स नीड टू बी ग्रेडेड एप्रोप्रिएटली, यानी जो क्रमिकीकरण है, जो श्रृंखला में लगाना है, या जो सीक्वेंस है मटेरियल का, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, एप्रोप्रिएट वे में। बिल्कुल सही बात है। फिर भी बाकी के ऑप्शंस चेक करेंगे। टेक्स्ट बुक मटेरियल से सेल्फ सफिशिएंट सो लर्नर शुड नॉट बी बर्डन, यानी एक्स्ट्रा मटेरियल दो ही मत, जो किताब में लिखा है बस वही है, जबकि टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज नॉट द ओनली रिसोर्स इन द क्लासरूम अवेलेबल। मतलब जो अवेलेबल क्लासरूम है वहां पे टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, नॉट द ओनली रिसोर्स अवेलेबल। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक एकमात्र सर्वोसर्वा नहीं है, सब कुछ नहीं है, ऑलमाइटी नहीं है टेक्स्ट बुक जो है आपकी। मटेरियल्स शुड बी हाईली इंफॉर्मेटिव, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में हम उस मटेरियल को लेकर के जाएं, प्रॉपर्ली ग्रेडेड हो, कॉम्प्लेक्सिटी या जो उसकी जटिलता है उस आधार पे हो जिस आधार पे बच्चों को समझ में आ सके, उस हिसाब से वो प्लान्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है टीचर्स डू द एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न्स एंड देन रीटीच एंड क्लैरिफाई द एरियाज टू द लर्नर्स इन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग तो भाई साहब टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान होती है, जिसको हम टीटीसी कहते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में होती है। जब आप रियल क्लासरूम में जाने से पहले क्या कर रहे हैं, एक डेमो टाइप की टीचिंग हो रही है, जिसमें पहले ही बहुत सारी स्किल्स आपकी प्रैक्टिस हो जाए जो टीचिंग की स्किल्स है। तो यहाँ तो बनता नहीं है कुछ। टीचर्स डू द एरर एनालिसिस, यानी गलतियां कहां हो रही हैं वो टीचर एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं उसका पैटर्न्स का, और फिर रीटीच कर रहे हैं और क्लैरिफाई कर रहे हैं बच्चों को जहां जहां गलतियां हो रही हैं एनालाइज करके। ये डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है। डायग्नोज होने के बाद ये रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है कि अब आप रीटीच कर रहे हैं। जो रीटीच करना है, रीप्लान करना है, ये रेमेडियल टीचिंग में आता है कि आपने डायग्नोज कर लिया गैप को, पता लगा लिया रीजन, अब निदान कर लिया, अब आप उपचार कर रहे हैं। रेमेडियल टीचिंग में आप रीटीच करते हैं, फिर से टीच करेंगे, नए तरीके से टीच करेंगे, जहां दिक्कत है वहां स्पेशल ध्यान देंगे, स्पेशल क्लासेस लेंगे, है ना। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनकी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, और भी 70 तरीके की चीजें ये रेमेडियल टीचिंग में आती हैं। रेगुलर टीचिंग या क्रिटिकल पेडागोजी में नहीं आ रही है। क्रिटिकल पेडागोजी फोकस करती है बेसिकली कि आप बच्चे की एक्टिविटी पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या है, अ की बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग इज दैट लर्नर्स। फ्री राइटिंग का, मुक्त लेखन का बेनिफिट क्या है, या सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है। फोकस टोटली ऑन, देखो फ्री राइटिंग क्या होती है, आपको किसी भी टॉपिक पे आपके मन में जो भी विचार है वो लिखने को कह दिया गया, इसमें कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, आपको बांधा नहीं गया, आपके मन में जो सहज रूप से आ रहा है नेचुरली वो लिखने को कहा गया है। तो अ की बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग दैट लर्नर्स फोकस टोटली ऑन एक्यूरेसी एंड फ्री फ्रॉम फ्लुएंसी, यानी फ्री राइटिंग में सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस है, ग्रामेटिकली एकदम सेट होनी चाहिए चीज, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, और फ्लुएंसी चाहे हो ना हो लेकिन आप एक्यूरेट हो। जबकि फ्री राइटिंग में फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपके विचारों में जो धारा प्रवाहिता है वो होनी चाहिए, एक्यूरेट होना हो, थोड़ी बहुत गलती चल जाएगी ग्रामेटिकल। तो ये तो उल्टा कह दिया इन्होंने। आर फ्री टू मिक्स द लैंग्वेज फ्रॉम देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज, बच्चे फ्री होते हैं फर्स्ट लैंग्वेज से और सेकंड लैंग्वेज से मिक्स कर सकते हैं वो लैंग्वेज को। हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव, देखिए यहाँ पे फ्री राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी लैंग्वेज मिक्स कर दो, 4 लैंग्वेज मिक्स कर दो तभी फ्री राइटिंग कहलाएगी। अगर आप एक लैंग्वेज में थोड़ा बहुत गलती करके भी लिख सकते हो तो लिख दो, ठीक है ना। हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव या हैव द फ्रीडम टू राइट और नॉट, ये नहीं है। फ्री राइटिंग का मतलब ये नहीं मन करे तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। फ्री राइटिंग का मतलब आपके मन में जो नेचुरली, अगर दोस्त पे कुछ लिखने को कह दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से लिखना है अपने विचार। तो हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव, आप कुछ नया लिख सकते हैं, वहां आपको बांधा नहीं गया कि इन्हीं 4 पॉइंट्स पे लिखना है, ठीक है ना। सीडीपी लिए मैराथन देखो ना फिर नाज, और अभी कल भी हम मैराथन करने वाले हैं 9 बजे, ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल होगी टाइम पे ही। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, द ग्रामर टास्क आर, यानी जो ग्रामर के टास्क हैं
यानी जो व्याकरण में टास्क होते हैं वो कैसे होते हैं, टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज, संदर्भ में होने चाहिए, लाइफ ओरिएंटेड होने चाहिए, फॉर्म फोकस्ड होने चाहिए। बस फॉर्म्स बता दो भाई, ये जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, मेमोरी फोकस्ड होने चाहिए, तो ये तो वैसे ही हटा दोगे। और लाइफ ओरिएंटेड नहीं, ग्रामर आपके हमेशा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाइए। कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो ऑलरेडी ही लाइफ को ओरिएंट कर लेगा, क्योंकि वो किसी ना किसी संदर्भ में बात हो रही होगी, ठीक है ना। तो टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज, संदर्भ में पढ़ाना ग्रामर बेस्ट होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब थोड़े से कंपैरेटिवली इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन से देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने के बारे में कौन सी एक बात सही है। ऑल कंटेंट लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, जो भी आप सीख रहे हैं वो भाषा ही है। भाई कुछ भी कंटेंट पढ़ रहे हैं भाषा ही तो सीख रहे हैं, बात तो सही है। कंटेंट लर्निंग डज नॉट सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग, यानी जो भी कंटेंट, कोई साइंस पढ़ रहा है मान लो, तो वो लैंग्वेज नहीं सीख रहा होगा, फिर साइंस पढ़ेगा किससे, इशारों से, वो भी एक लैंग्वेज है। तो बिना लैंग्वेज के तो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते आप, ये बात तो गड़बड़ हो गई। लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, अभी साइंस की बात कर रहे थे वही आ गया। ऐसा नहीं है, बिना लैंग्वेज के आप साइंस और मैथ्स को भी नहीं समझ सकते। लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स थ्रू टेक्स्ट एंड नैरेटिव ओनली, यानी सिर्फ टेक्स्ट से होती है, या नैरेटिव जो किस्से कहानियां होती है सिर्फ उन्हीं से होती है। भाई 70 तरीके हैं लैंग्वेज को सिखाने के, ठीक। तो ऑल कंटेंट लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, ये हमें मानना पड़ेगा कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी कंटेंट सीख रहे हैं, पबजी भी खेल रहे हैं, चाहे सब्जी भी बना रहे हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। और कोई भी, मतलब इसका मतलब ये था कि क्लासरूम में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो लैंग्वेज तो उसमें पार्ट ही है। तो कोई भी कंटेंट लैंग्वेज लर्निंग का ही कंटेंट है, अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे 22वां सवाल क्या कहता है भाई, द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड वेल बाय, यानी बच्चा भाषा में प्रोफिशिएंट हो जाए, पारंगत हो जाए, अच्छे से लैंग्वेज को सीख जाए, उसको हम कैसे प्रॉपर्ली डेवलप करा सकते हैं ये चीज बच्चे के अंदर। ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर रूल्स, यानी बार बार देखो, ड्रिल और प्रैक्टिस कोई बहुत अच्छी चीज है नहीं, इससे आप रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, रटने को बढ़ावा दे रहे हैं, और रटंत विद्या चलंत नहीं। बी ऑप्शन है रेगुलरली प्रैक्टिसिंग डिक्टेशन, वो जो इमला बोलते थे ना हम जिसको, या फिर हम श्रुत लेख बोलते हैं जिसको, कि टीचर बोल रहा है या मम्मी पापा बोल रहे होते थे कई बार और हम लिख रहे होते थे, फिर बाद में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए अच्छा होता है डिक्टेशन, है ना, इससे वर्तनी की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटीज, देखिए ओवरऑल अगर आपको लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट बनना है तो बेटर है कि आपको टास्क बेस्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराया जाए एज अ लर्नर, सिर्फ वोकैबुलरी एनहेंसिंग एक्टिविटीज नहीं। प्रोफिशिएंसी का मतलब है भाषा को समझने में भी अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, सुनने में भी अच्छे हैं, सुन के सही भी मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, प्रोफिशिएंट किससे बनेंगे, टास्क बेस्ड एक्टिविटीज में जब हम इन्वॉल्व होंगे, डिबेट में, डिस्कशन में, और भी अगर कोई एक्टिविटी हो रही है जिसमें अंताक्षरी हो सकती है, वो कुछ भी चीजें जो भी लैंग्वेज के अराउंड जितनी भी टास्क बेस्ड एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व होना। स्कूल में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई पोएम सुनाएंगे, कुछ और करेंगे, तो पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटीज। टास्क बेस्ड एक्टिविटीज रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती है, इसलिए सिर्फ इमले से काम नहीं चलेगा, सिर्फ श्रुत लेख या डिक्टेशन से काम नहीं चलेगा, वो तो सिर्फ आपका स्पेलिंग को सुधरवा देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो टास्क बेस्ड एक्टिविटीज में किसी को कहा बच्चे को तुम एक स्टोरी लिख के आओ, दूसरे बच्चे को कहा रोल प्ले करेंगे, सारी एक्टिविटीज इसमें आ जाती हैं। तो टास्क बेस्ड लर्निंग TBL बोलते हैं इसको, ये अच्छा होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, अ टीचर ऑफ क्लास 6 इज सेलेक्टिंग सम स्टोरीज फॉर द क्लास, एज अ टीचर व्हाट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द स्टोरी। यानी कि एक कक्षा 6 का टीचर है जो सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ स्टोरीज को क्लास के लिए, क्या कक्षा 6 में ये स्टोरीज डिस्कस होंगी, पढ़ाई जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, रोल प्ले किया जाएगा, व्हाटएवर। क्या क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कक्षा 6 के लिए कोई स्टोरी को सिलेक्ट करते समय। पहला ऑप्शन है इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, यानी बच्चों की रुचियों के आधार पे हो, ये तो पॉजिटिव बात है। हमको क्या चाहिए, कतई नॉट वाला जवाब चाहिए जो गलत हो, है ना, हमें नेगेटिव आंसर चाहिए यहां पे, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ो। अगर हम बात कर रहे हैं अ टीचर ऑफ क्लास 6 इज सेलेक्टिंग सम स्टोरीज फॉर द क्लास, क्लास 6 के लिए स्टोरीज सेलेक्ट हो रही हैं, बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। डर लग रहा है, डर तो स्वाभाविक है ना, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, पेपर है जब 10 दिन बाद। देखिएगा, डी ऑप्शन की अगर हम बात करें 49% लोग कह रहे हैं, देखिए इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, भाई रुचियों पे तो आधारित होना चाहिए, हमको नॉट चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स लैंग्वेज लेवल एंड लैंग्वेज
डेवलपमेंट, यानी ये बच्चे के लैंग्वेज लेवल पे और उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बेस्ड होना चाहिए कि स्टोरी कौन सी लेकर के आएंगे। यार स्टोरी तो सुनाई जा सकती है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्रिएटिव है, सोचने पे मजबूर करे, ये जरूरी थोड़ी है कि लैंग्वेज लेवल पे ही डिपेंड करेगा। ठीक, चलिए हो सकता है फिर भी। द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड शुड बी केप्ट इन माइंड, ये भी बात ठीक है। द बुक्स सेलेक्टेड शुड स्ट्रिक्टली बी फ्रॉम द इंडियन बैकग्राउंड, ये गड़बड़ है कि सिर्फ जो भी बुक्स सेलेक्ट की जा रही हैं स्टोरी बुक्स, वो सिर्फ इंडियन बैकग्राउंड की ही स्टोरी हम सुनाएं। हम अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई अच्छे राइटर हैं तो हम उनको ना पढ़ाएं, या फिर ऐसा कुछ करें कि अगर कोई अमेरिका में है तो वो इंडियन बैकग्राउंड की स्टोरीज ना ले। स्टोरीज हैं तो वो अलग अलग फॉर्मेट की होंगी, अलग अलग देश की, अलग अलग संदर्भ की होंगी, तो वो अच्छा है, ठीक है ना। इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स लैंग्वेज लेवल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये बात सही थी, हम इसको नेगेटिवली लेकर के जा रहे थे कि स्टूडेंट्स के लैंग्वेज लेवल के आधार पे, यानी 6th क्लास का बच्चा है तो उसको एक तरह की स्टोरी सुनाई जाती है, जब बच्चा 2nd क्लास में होगा तो अलग तरह की स्टोरीज होती है। मछली जल की रानी है, वो मछली जल की रानी है, 10वीं क्लास में नहीं रहती ना। तो ये एक बात हो गई, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ था ऊपर, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सेलेक्टेड शुड बी स्ट्रिक्टली फ्रॉम द इंडियन बैकग्राउंड, वो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और समझिएगा, फटाफट से जवाब देंगे। अभी हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस और हैं, मतलब हम करेंगे कितने, इंग्लिश पेडागोजी, इसके बाद इंग्लिश पेडागोजी का मैराथन ही होगा। ज्यादा लोग इंग्लिश पेडागोजी भरते नहीं है पेपर में, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो है बोलबाला है, जो कि होना भी चाहिए भारत में। देखिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करें किस चीज की, ए ऑप्शन 36% लोग कह रहे हैं। देखिए समझते हैं, अगर हम बात करें, अ लर्नर शोज हर रीडिंग एबिलिटी बाय अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एन अनसीन टेक्स्ट दैट इज वन स्टेज अबव हर कॉग्निटिव लेवल, दिस रिजोनेट्स विद, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार पूछा जाता है, हर बार। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बच्चा है जो रीडिंग एबिलिटी, अ लर्नर शोज हर रीडिंग एबिलिटी बाय अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एन अनसीन टेक्स्ट, यानी जो एक अनसीन पैसेज आपके सामने आएगा, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो उसने देखा और वो उसको क्रिटिसाइज कर रही है। मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम और आप अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं उस पे, है ना। दैट इज वन स्टेज अबव हर कॉग्निटिव लेवल, यानी एक बच्चा है 6th क्लास का और कोई 9th-10th की स्टोरी है, मान लीजिए थोड़ा ज्यादा हो गया, 7th क्लास की स्टोरी है मान लीजिए, या थोड़ा सा उसकी एज से हल्का सा ही एक लेवल ऊपर अगर कोई स्टोरी है, तो ये किस बारे में बात कर रहा है। स्टीफन क्रेशन को याद कीजिए, वो किसकी बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात करते हैं। स्टीफन क्रेशन की अगर हम बात करें तो वो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या होता है, +1 दिया जाना चाहिए, यानी बच्चे का जो करंट लेवल है, जो उसको आज आता है उससे एक ऊपर, +1, है ना। क्या करेंगे, +1, ठीक, ना तो -1 कर देंगे या जितना आता है उससे भी आसान देंगे तो बोर हो जाएगा, जो आता है उसी लेवल पे रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा करके देते हैं, जैसे जो ये क्वेश्चन है आज आपको हल्के से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, कई लोगों को ज्यादा लग रहे होंगे जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी पहले से, कोई बात नहीं, मैराथन देख लेना यार, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिबल आउटपुट नहीं इनपुट कहते हैं इसको। मॉनिटर हाइपोथेसिस तो होती है जब आपका दिमाग खुद ही, आपने कुछ बोल दिया और आपको लग रहा है यार गलत बोल दिया, इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होता, यानी एक मॉनिटर है, एक मॉनिटर हाइपोथेसिस है जो काम कर रही है। नेचुरल ऑर्डर होता है कि आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये सब एक नेचुरल फॉर्म में सीखते हैं, एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को, अगर मैं कहूं तो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है, व्हेन वी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर लर्नर्स टू लर्न लैंग्वेज थ्रू अदर सब्जेक्ट्स, यानी जब हम बच्चों को अवसर दे रहे हैं कि वो भाषा को सीखें दूसरे सब्जेक्ट्स के माध्यम से, यानी वो साइंस पढ़ रहे हैं तो भी लैंग्वेज को सीखें, वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पढ़ रहे हैं तब भी वो लैंग्वेज को सीखें, म्यूजिक पढ़ रहे हैं, म्यूजिक की भी किताब होती है ना, म्यूजिक पढ़ रहे हैं तब भी वो लैंग्वेज को सीखें, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट से वो लैंग्वेज को भी सीखने का मौका उनको मिल रहा है। तो इन एडिशन टू दी स्केड्यूल्ड लैंग्वेज लेसन इज कॉल्ड, यानी जो लैंग्वेज लेसन है, जो लैंग्वेज की क्लास है, उसके अलावा हर सब्जेक्ट से वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले तो बात की थी, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जब नेचुरली आप बिना किताब के एक माहौल से ही सीख जा रहे हैं, उसको आप एक्विजिशन कहते हैं। तो वो तो यहाँ बनेगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट्स की बात आ गई, सब्जेक्ट्स की बात हो गई तो इसका मतलब लैंग्वेज लर्निंग हो रही है, एक्विजिशन तो घर पे होता है, ठीक। लैंग्वेज इंटीग्रेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा नहीं एक्विजिशन बाहर नहीं हो रहा, बट मेजरली ये आंसर तक पहुंचने का एक आसान तरीका है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन नहीं, इसको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं। LAC शुरुआत में ही बात की थी, जब आप अदर सब्जेक्ट्स के थ्रू लैंग्वेज सीख रहे हैं या लैंग्वेज के थ्रू अदर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, जिसको आप करिकुलम के सभी सब्जेक्ट्स में सीख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, इन लैंग्वेज असेसमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू, यानी लैंग्वेज असेसमेंट में, भाषा के आकलन में डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब निदानात्मक परीक्षण, जिससे पता लगाया जा सके कि गैप कहां है, उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग देंगे। बताइएगा फटाफट से, ये CC का ही पार्ट है, अगर आप
याद रख पा रहे हैं। तो अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि अब आसान से क्वेश्चन लग रहे होंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि अब टॉपिक्स रिपीट होना आपके शुरू हो गए हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। बात सही है नहीं? आज तो नहीं अटक रही भाई क्लास, ये अटक रही है यार थोड़ी, तो पता नहीं बफरिंग कब जिंदगी से जाएगी, देखिएगा एक बार। बहुत बढ़िया। कुछ तो समस्या है। हाँ थोड़ी तो प्रॉब्लम है, देखो होगी रिजॉल्व, ये भी इस बार ऐसे ही मैनेज करेंगे। 76% लोग ए जवाब दे रहे हैं। इन लैंग्वेज असेसमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू फाइंड आउट डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू प्लान रेमेडी। बिल्कुल सही बात है कि आप डेफिशिएंसी, कमी कहाँ है, गैप कहाँ है, वो आप पता करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट से, और उसके बाद रेमेडी प्लान करते हैं, है ना। व्यू टू प्लान रेमेडी, कि रेमेडी दी जा सके, कहाँ बच्चे में कमी है उसको ठीक किया जा सके, बच्चे में मतलब सीखने में कमी है। असेस द सूटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम, ऐसा नहीं है किसी को छांटने के लिए कि इस काम के लिए इस बच्चे को निकालना है इसलिए टेस्ट ले रहे हैं। प्रोफिशिएंसी नहीं है कि कोई कैंपस प्लेसमेंट दी जा रही है, किसी को नौकरी मिल रही है तो टेस्ट लिया जा रहा है, वो वाला टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है ना। क्लियर बात है? हाँ देखिएगा नेक्स्ट क्या है, जज द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज टू यूज लैंग्वेज, यानी कि बच्चों की कैपेबिलिटीज को जज करना, जी नहीं। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, डेफिशिएंसी को आप, डेफिशिएंसी का आप पता लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अब ये वो वाला टाइम नहीं है जो आपको लगे कि इंग्लिश और समझ में नहीं आ रही और सर पकड़ के बैठ के और क्लास कर दो बंद, सो जाओ जाके, उससे काम चलेगा नहीं। पेपर में तो आएगी, अगर फॉर्म भरा है तो पढ़ लो, इससे अच्छा है कुछ तो समझ में आएगी, दोबारा देखोगे या सुबह ये पीडीएफ मिलेगी, रिवाइज करोगे, बेटर समझ में आएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है, द राइटिंग दैट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू हाउ द राइटिंग इज प्रेजेंटेड सो दैट अदर्स कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इट इजीली। दिस इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स सच एज हैंडराइटिंग, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड द जनरल लेआउट इज। क्या कहेंगे इसको? कॉम्पोजिशन कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, फ्री राइटिंग कहेंगे, राइटिंग अबाउट राइटिंग कहेंगे। यानी द राइटिंग दैट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू हाउ द राइटिंग इज प्रेजेंटेड सो दैट अदर्स कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इट इजीली, यानी राइटिंग को कैसे प्रेजेंट करें कि बाकी लोग समझ पाए आसानी से। इसमें हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, जनरल लेआउट, ये सब आ जाता है। अब इसमें हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में है। जब आप ऑडियंस को या जो लर्नर्स हैं जिनके लिए वो बनाया जा रहा है उसको ध्यान में रख करके चीजें ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो कॉम्पोजिशन है। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं कि किसके लिए बनाया गया है, ये है कि दूसरों को आसानी से समझ में आ सके कहां पंक्चुएशन लग रहा है, कहां स्पेलिंग लग रहा है, यानी सिर्फ लिखने के बारे में बात हो रही है। जो कि आपका, जो हम बात कर रहे थे ना, सबटाइटल्स में भी यूज होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आती है। ये वाला जो पार्ट है ये अगेन थोड़ा सा टेक्निकल मान लो इसको, या फिर ये कह लो कि ये डेफिनेटिव है, बाय डेफिनेशन ऐसे ही जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हल्की सी इसमें रोड मेमोराइजेशन लगेगा ही, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। एज अ टीचर इन शेयर्ड रीडिंग, शेयर्ड रीडिंग क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी। गाइडेड रीडिंग में टीचर है, गाइड करेगा, बच्चे पढ़ेंगे एक एक करके, और जहां दिक्कत होगी टीचर है वहां पे। शेयर्ड रीडिंग में एक बार टीचर भी मॉडल करके दिखा देता है और बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं शेयर्ड और गाइडेड रीडिंग में। शेयर्ड में बस एक बार टीचर भी खुद से पढ़ के बता देगा स्टोरी, और बच्चा फिर से रिपीट भी कर सकता है, या उसको कहीं दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो एज अ टीचर इन शेयर्ड रीडिंग, शेयर्ड रीडिंग में आप एक टीचर के रूप में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है एनकरेज सम ऑफ योर स्टूडेंट्स टू फॉलो द टेक्स्ट दैट यू रीड अलाउड, यानी कुछ बच्चों को ही सिर्फ एनकरेज करेंगे। कुछ बच्चों को क्यों करेंगे भाई? कि उन्हीं को पढ़ना है, सिर्फ बाकी बच्चों को साइड कर देंगे, वो भी गलत हो जाएगा। फिर क्या है? बी ऑप्शन है, कोई कह रहा है मैम अकॉर्डिंग टू आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन इजी है ऑफलाइन? नो डाउट अबाउट इट नित्या, ऑफलाइन इजी है। अगर सीटेट की बात करोगे, इतने सालों तक ऑफलाइन पेपर हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, ऑफलाइन इजी है ना। और इजी अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं, सिलेबस तो वहां भी पढ़ना था, यहां भी पढ़ना है, लेकिन अगर बहुत सारे रीजंस की वजह से ऑफलाइन इजी है। देखिएगा उसके रीजंस है बहुत सारे, वो हम पेपर जब आप देने जाएंगे उससे एक दिन पहले बात करेंगे, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें जो हम हर साल करते हैं। ऑफलाइन कंपैरेटिवली इजी है, देखिएगा टेंशन ना लो। एनकरेज सम ऑफ योर स्टूडेंट्स टू फॉलो द टेक्स्ट दैट यू रीड अलाउड, कि सिर्फ कुछ ही बच्चों को एनकरेज करेंगे रीड अलाउड के लिए। रीड अलाउड एंड आस्क स्टूडेंट्स टू नॉट टू रिपीट आफ्टर यू और रीड इन कोरस, जबकि ये होता है शेयर्ड रीडिंग में कि बच्चे रिपीट कर सकते हैं टीचर के बाद। फॉलो योर स्टूडेंट्स इन रीडिंग अ टेक्स्ट, बच्चों को फॉलो करना। मॉडल द रीडिंग प्रोसेस, हाउ टू रीड विद एक्सप्रेशन एंड हाउ टू वर्क आउट अननोन वर्ड्स, आप बच्चों को मदद देते हैं थोड़ा सा बता करके, मॉडल करके कि बेटा ऐसे ही एक्सप्रेशन रखना है, या फिर कहीं अननोन वर्ड है तो उसको कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझना है। ये शेयर्ड रीडिंग में होता है कि आप एक मॉडल रीडिंग दे देते हैं, ठीक है ना। मॉडल का मतलब क्या है? आप करके बता देते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा,
अ टीचर एक्सप्लेन्स नाउन बाय गिविंग एग्जांपल्स फर्स्ट एंड देन गिव्स इट्स डेफिनेशन। ये कितनी बार मैंने पता नहीं इंडक्टिव डिडक्टिव जब भी आज तक पढ़ाया होगा, इंडक्टिव डिडक्टिव डिस्कस करते हुए हम सबसे पहले यही एग्जांपल लेते हैं कि अगर टीचर आपको आकर के बोर्ड पे लिख दे डेफिनेशन, नाउन यानी संज्ञा, है ना, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, और उसके बाद एग्जांपल दिया जाए कि मेरा नाम राहुल है, हिमांशी है, आगरा है, छोले भटूरे हैं, ये सब क्या है, नाउन के ही उदाहरण हो गए। ठीक, तो अगर डेफिनेशन पहले दी जा रही है, उदाहरण बाद में दिए जा रहे हैं, या फिर उदाहरण पहले दे दिए जा रहे हैं, बच्चों से खड़े करके पूछ लिया कि अच्छा अपने फेवरेट फूड का नाम बताओ, फेवरेट प्लेस का नाम बताओ, किसी ने बताया दिल्ली, किसी ने बताया आगरा, किसी ने छोले भटूरे बताया, किसी ने आलू का पराठा बताया, किसी ने कुछ और बताया कि फेवरेट गेम का नाम बताओ, किसी ने पबजी बताया, दूसरे ने सब्जी बताया। तो ये सब क्या है, बोर्ड पे लिख दिया आपने, जो जो बच्चों ने बताए एग्जाम्पल्स हैं किसके, नाउन के। बाद में आपने डेफिनेशन दी कि बेटा इनको, ये नाम है किसके, अलग अलग चीजों के, और इसको संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। तो वो डिडक्टिव बन जाएगा। जब आपने डेफिनेशन पहले दे दी तो डिडक्टिव, अगर आपने उदाहरण पहले दिया है तो इंडक्टिव। तो यहां पे नाउन के उदाहरण पहले दिए गए हैं, बाद में डेफिनेशन बताई गई है। एग्जाम्पल टू रूल, ना कि रूल टू एग्जाम्पल। अगर रूल पहले बताया होता, डेफिनेशन पहले लिख दी होती तो डिडक्टिव हो जाता, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था, एडवर्ब वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, चिल्ड्रन स्टार्ट आउट एज क्लीन स्लेट्स एंड लैंग्वेज लर्निंग इज प्रिंटिंग ऑफ लिंग्विस्टिक हैबिट्स ऑन दीज क्लीन स्लेट्स। यानी कि जो चिल्ड्रन है वो शुरुआत करते हैं एक क्लीन स्लेट के रूप में, ब्लैंक स्लेट, खाली तख्ती के रूप में, एंड लैंग्वेज लर्निंग इज प्रिंटिंग ऑफ लिंग्विस्टिक हैबिट्स ऑन दीज क्लीन स्लेट्स। ये जो खाली तख्ती है, ब्लैंक स्लेट है, इस पे लैंग्वेज हैबिट प्रिंट होती है और बार बार होने के बाद रिपीट बच्चे को लैंग्वेज आ जाती है। ऐसा कौन मानता है? आपको बुरा नहीं लग रहा है ये सी ऑप्शन लगाते हुए? हैं, हाथ नहीं कांपे जरा भी? चॉम्स्की ऐसा नहीं कहते हैं भाई। चॉम्स्की वो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि मानव शिशु में या ह्यूमंस में इनेट एबिलिटी है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। हमारे अंदर जेनेटिक मेकअप में ही क्षमता है। वो क्लीन स्लेट नहीं कहेंगे। क्लीन स्लेट वाला व्यक्ति कहेगा कुछ नहीं है, खाली तख्ती है, लिख दो जो मन करे, है ना। ये बिहेवियरिस्ट लोग कह सकते हैं, सिर्फ व्यवहारवादी लोग, जो कि स्किनर हैं, कि क्योंकि प्याजे ऐसा कहेंगे नहीं, वो तो रचना की बात करते हैं, वाइगॉस्की भी, वो तो ग्रेटेस्ट टूल कह रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्किनर हैं वो व्यक्ति जो कह रहे हैं हैबिट फॉर्मेशन से बार बार आदत डलेगी, बच्चा इमिटेट करेगा, गलती होगी फिर से रिपीट करेगा, तो हैबिट फॉर्मेशन से लैंग्वेज को सीखा जा रहा है। और ये व्यवहारवादी सोच है। क्लीन स्लेट या ब्लैंक स्लेट जो कहा था, टैबुला रासा, याद कीजिए जॉन लॉक को, और जॉन लॉक एक बिहेवियरिस्ट थॉट के साथ आ रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं, तो ठीक है ना। तो स्किनर इज द राइट आंसर। चॉम्स्की को क्यों आपने बलि का बकरा या जो भी कहते हैं वो बना लिया, स्केप गोट? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, विच वन ऑफ द पैरामीटर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर असेसिंग पैराग्राफ राइटिंग। यानी कि कौन सा एक पैरामीटर महत्वपूर्ण नहीं है पैराग्राफ राइटिंग के आकलन के लिए। यानी बच्चे ने पैराग्राफ लिखा है, अब आप एज अ टीचर उसको असेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको रिमार्क्स देंगे अपने, क्या महत्वपूर्ण नहीं है? टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, गुड हैंड राइटिंग या कोहेरेंस। कोहेरेंस होता है एक विचार दूसरे विचार से जुड़ा हुआ हो या कोई इंटरलिंक्ड हो। मतलब पैराग्राफ आप कैसे समझ पाएंगे? मान लीजिए एक पॉल्यूशन के बारे में कोई पैराग्राफ है, तो अगर एक सेंटेंस पॉल्यूशन के बारे में, दूसरा कहीं और जा रहा है, या पॉल्यूशन के बारे में भी है, तो कनेक्टिंग ही नहीं है भाई। एक अच्छा एस्से किसको कह रहे हैं हम? जिसमें कोहेरेंस है, जुड़ाव है, एक थॉट से दूसरा थॉट कनेक्टेड है। तो कोहेरेंस बहुत जरूरी होती है राइटिंग में, तो ये भी जरूरी है। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल, ये सब भी आप देखोगे कि क्या उसने कंटेंट्स दिए हैं, क्या चीजें डिटेल्स दी हैं। लेकिन गुड हैंड राइटिंग जो है मेन मुद्दा नहीं है यहाँ पे। कि जब आप एक असेस कर रहे हैं किसी पैराग्राफ को, तो आप बच्चे के थॉट को देखते हैं, उसके विचारों को देखते हैं कैसे व्यक्त हुए हैं, एक्सप्रेशन को देखते हैं, राइटिंग कितनी सुंदर है उस पर काम किया जा सकता है, तो वो सेकेंडरी है। मीनिंग सही निकल रहा है या नहीं वो देखते हैं। तो गुड हैंड राइटिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर डीलिंग विद डिफिकल्ट वर्ड्स इन द टेक्स्ट, आवर लैंग्वेज टीचर फर्स्ट कन्वर्ट्स द वर्ड्स इनटू मदर टंग एंड देन आस्क द स्टूडेंट्स टू मेमोराइज इट। यानी डिफिकल्ट वर्ड्स को डील करने के लिए एक लैंग्वेज टीचर ने पहले कन्वर्ट किया मदर टंग में। यानी मान लीजिए वाटर है ना, यही होता है ना वाटर, तो आपने हिंदी में लिखा जल, ताकि हालांकि ये डिफिकल्ट वर्ड में नहीं आएगा, कोई और वर्ड उठा लीजिए जो डिफिकल्ट लगता हो आपको। मुझे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट याद आ रहा है, बट बच्चों के नाम, बच्चों के लेवल के हिसाब से कुछ भी सोचो, है ना। फॉर एग्जाम्पल वाइज, भाई छोटी क्लास का बच्चा है, वाइज उसके लिए ऐसा हो सकता है कि मुश्किल शब्द में से एक हो, फिर आप उसका मतलब लिख रहे हैं, भाई बुद्धिमान को वाइज कहते हैं, ठीक, हिंदी में। अब इसको क्या कहेंगे ताकि, और फिर बच्चों को कहा जा रहा है मेमोराइज करने के लिए, तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन का पार्ट होता है। जीटी कहते हैं उसको, ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही
पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड कह देते हैं। डायरेक्ट मेथड में तो आपको अगर वाटर का भी मतलब आप बताएंगे तो आप इंग्लिश में ही बता देंगे। डायरेक्ट मेथड में दूसरी भाषा को नहीं ट्रांसलेट किया जाता। स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर पे फोकस होता है, कम्युनिकेटिव में आप कम्युनिकेट करके सीखते हैं। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जिससे हम ज्यादातर लोग ग्रामर को सीखते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, द 3 स्टेजेस ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आर। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोन साउंड की बात, फोन जहां भी आ गया मतलब साउंड की बात हो रही है। 3 स्टेजेस हैं किसकी? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की 3 स्टेजेस हैं, यानी साउंड से संबंधित बात हो रही है। कौन सी 3 स्टेजेस होंगी? साउंड्स, पिच, टोन, सिलेबल्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस, है ना। सिलेबल्स, राइम्स और फोनीम्स। देखिए वर्ड्स और सेंटेंसेस की बात हो रही है और हमको यहां साउंड पकड़ना है, जहां पे भी साउंड से संबंधित बात हो। सिलेबल्स, रिदम, राइम्स और फोनीम्स, डेप्थ, स्पीड, रिदम। तो इसका ये भी एक ऐसा है कि बिल्कुल बाय द बुक जाने वाली ही बात है कि ये ऑन पेपर्स यही होता है कि फोनोलॉजिकल स्टेज की 3 स्टेजेस क्या हैं, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की, कि आपकी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कितनी है, यानी साउंड को लेकर के कितने आप अवेयर हैं, उसमें ये 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है सिलेबल। सिलेबल क्या है? वाटर। वाटर में क्या है? 2 सिलेबल हैं, वॉ और टर। वा नहीं है सिलेबल, सिलेबल क्या है? वॉ है। तो टर है, या फिर वाइज में भी वॉ, वाई और ज। तो ये 2 सिलेबल यहां पे भी आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो सिलेबल्स की समझ, राइम्स की समझ, कौन सा कैसे राइम करेगा वर्ड, फोनीम्स की समझ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जिसको हम फोनीम कहते हैं उसकी समझ, कि ये ए और ई मिलाकर के क्या साउंड बनाएंगे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। A teacher gave a worksheet to the students based on the summary of the chapter read and dropped every 5th word from it. ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। She asked them to fill the missing words. What is this test known as? ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते भी हैं। इनको क्या कहते हैं आप खुद बताएंगे। एक वर्कशीट दी है टीचर ने बेस्ड ऑन द समरी ऑफ द चैप्टर, एक चैप्टर की समरी के बेस पे, जिसमें एवरी 5th वर्ड, हर 5वें शब्द को क्या कर दिया, ब्लैंक दे दिया, एक फिल इन द ब्लैंक दे दिया 5वें शब्द की जगह पे कि खुद से भरना है। इसको क्लॉज टेस्ट बोलते हैं, ये तो आप सभी जानते भी होंगे। क्लॉज टेस्ट बोलते हैं क्योंकि एक समरी के फॉर्म में दिया, सिर्फ कुछ अलग अलग से नहीं दे दिए ताकि फिल इन द ब्लैंक इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सिर्फ 5 सेंटेंस नहीं दे दिए, वो एक स्टोरी है जिसके बीच में से वर्ड्स को गायब किया है। कोई पैराग्राफ हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर रीडिंग। रीडिंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? रीडिंग इज साउंडिंग आउट वर्ड्स एंड डिकोडिंग। रीडिंग इज कंस्ट्रक्टिव, यानी रचनात्मक होती है, बच्चा सोचना, विचारना, पढ़ना, समझना वो सब आता है। हाँ बिल्कुल, बच्चा एक्टिव होगा रीडिंग में, कंस्ट्रक्टिव है। रीडिंग इज द एबिलिटी टू रीड, प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, यानी बच्चा रीड करेगा, प्रोसेस करेगा जो भी पढ़ा है उसको। आप एक नॉवल भी पढ़ रहे हैं, किताब भी पढ़ रहे हैं, तो आप प्रोसेस करते हैं, पढ़ते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, आपके दिमाग में वो चीज प्रोसेस होती है, समझते हैं उस चीज को। रीडिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे। रीडिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो मीनिंग ही है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, डिकोड कर दिया, साउंड अच्छे से निकाल दी, प्रोनाउंस कर दिया, रीड कर दिया बढ़िया से, लेकिन मीनिंग समझ नहीं आया तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी फिर। तो रीडिंग में मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग इज साउंडिंग आउट वर्ड्स एंड डिकोडिंग। ये बात एकदम गलत है कि सिर्फ आप पढ़ लेते हैं और डिकोड कर देते हैं, फिर आप चतुर रामलिंगम बन जाएंगे 3 इडियट्स वाली मूवी के, कि जिसको मीनिंग का पता ही नहीं है, जिसके लिए वो कंस्ट्रक्टिव ही नहीं है, जिसने प्रोसेस ही नहीं किया दिमाग में, बस पढ़ते चले गए। तो ये रीडिंग नहीं होती। ए ऑप्शन गलत है रीडिंग के बारे में, और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा फटाफट से। अ लैंग्वेज टीचर गिव्स अ टास्क टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी टू हर 5th ग्रेडर्स। दिस रीडिंग एक्टिविटी इज। एक लैंग्वेज टीचर ने एक टास्क दिया है आइडेंटिफाई करने का कि जो कोई एक स्टोरी हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में हो सकती है, किसी और चीज के बारे में हो सकती है, जो भी मेन कैरेक्टर है, मान लीजिए हैरी पॉटर के बारे में है, ठीक। तो अगर हम बात करें अब उस मेन कैरेक्टर के बारे में, जो एडजेक्टिव्स हैं यानी जो उसकी विशेषताएं हैं, है ना, विशेषण बोलते हैं ना हिंदी में, तो विशेषताएं बताएंगे, वो शब्द हो गए। तो एडजेक्टिव्स के बारे में क्या है, वो एडजेक्टिव्स निकाल के रखने हैं बच्चों को उस मेन कैरेक्टर के बारे में, कि भाई ऑनेस्ट है, वो लकड़हारे वाली कहानी ले लो कि ये तो ऑनेस्ट था भाई, लॉयल था, फलाना था, ये था वो था। तो ये क्या है, एडजेक्टिव्स हो गए कि विशेषताएं हैं उस व्यक्ति की। ये इंटेंसिव रीडिंग में आएगा, एक्सटेंसिव में आएगा, स्किमिंग में आएगा, या कोलैबोरेटिव रीडिंग में आएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना बच्चों को ग्रुप में निकालने को कहा है शब्दों को, या कोलैबोरेटिवली रीड कर रहे हैं वो ग्रुप में बैठ के एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं जहां दिक्कत आ रही है। स्किमिंग में आपसे समरी पूछी जा सकती है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग स्कैनिंग में पूछा जाता है, स्पेसिफिक वर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है एंजॉयमेंट के लिए, घर पे जाके बच्चा गर्मियों की छुट्टी में अपना कोई नॉवल पढ़ रहा है, कुछ और स्टोरी बुक पढ़ रहा है, एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे मीनिंग पे भी फोकस है, यहाँ पे आप बेसिकली
लैंग्वेज की निटिग्रिटीज में जा रहे हैं कि आपको एडजेक्टिव्स, नाउन, वर्ब, व्हाटएवर, मतलब आप सीरियसली, जब क्लासरूम रीडिंग होती है वो इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट है। जब आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, किसी चीज को गहनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंटेंसिव रीडिंग है। जब आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग है, प्लेजर के लिए पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनहेंसिंग प्रोनाउंसिएशन स्किल्स इन चिल्ड्रन? बच्चों में जो उच्चारण है उसको बेहतर करने के लिए क्या करें? स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन सो दैट दे साउंड एग्जैक्टली लाइक नेटिव स्पीकर्स, यानी जो मान लीजिए कोई अमेरिकन स्पीकर है तो उन्हीं को फॉलो करना है, या जो भाषा जहां से आई है, मान लीजिए ब्रिटिश जो इंग्लिश है, मान लीजिए अगर हम यूके की फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल उन्हीं के जैसा प्रोनाउंसिएशन हमारा होना चाहिए, बच्चों को फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, रट्टे लगाने चाहिए। ये रोड मेमोराइजेशन की बात हो गई। स्टूडेंट शुड बी मेड टू रिपीट वर्ड्स टू मेनी टाइम्स इन अ डे, ये एकदम खराब तरीका है, बार बार रट्टे लगवा दो। स्टूडेंट शुड बी हेल्प टू हैव इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, यानी बच्चों को मदद मिलनी चाहिए इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन में। इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉम्प्रिहेंसिबल, जो बच्चे को समझ तो आए। अगर नेटिव स्पीकर बोल क्या गया उसको समझ ही नहीं आया, वो कहां से प्रोनाउंस करेगा उसको ठीक से? तो पहले समझना जरूरी है कि उसको बोलते एग्जैक्टली क्या है। अगर ये इंटेलिजिबल है तो उसको समझ में आना जरूरी है कि इंटेलिजिबल, तो वो ब्रेक करके आप देखते होंगे, अगर आप गूगल पे भी जाइए, किसी एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होंगे। भाई ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन क्या है, अमेरिकन इंग्लिश में क्या प्रोनाउंसिएशन है, उसको वो स्लो डाउन करेगी। जो गूगल वाली आंटी है, दीदी है, जो भी आप कहना चाहें, बेसिकली वो सिस्टम जो है, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन में लेकर के आएगा। कि कोई वर्ड जब आप फ्लुएंसी में बोल जाते हैं तो समझ में ना आए हो सकता है, लेकिन इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन में कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन है वो, कि उसको स्लो करके समझा जाए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को वैसा मौका मिलना चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टीचर शुड कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स टू मेक, देखो रट्टे लगाने हैं, रिपीट करा दो, 10 बार रिपीट करा दो, 50 बार रिपीट करा दो, समझ में नहीं आया तो गलत ही याद करेगा, कितना ही रिपीट करा दो, तो समझ में आना जरूरी है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए अब। इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट हाउ दे सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे, then they are asked to exchange their writings with their partner and give feedback. This type of assessment is, यानी बच्चों को एक पार्टनर मिला है ना, पार्टनर बोले तो एक ए बच्चा है, बी बच्चा है, दोनों दोस्त एक ग्रुप, एक पेयर में है, एक बी बच्चा, एक सी बच्चा है, ये पेयर में है। सारे बच्चों को क्या कहा गया है, तुमने कैसे कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया वो लिखो और फिर अपने दोस्त को दे दो वो डायरी या जो भी पेपर पे लिखा है, ताकि वो आकलन कर सके कि तुमने कितना सही लिखा है। ये क्या है? ये पीयर असेसमेंट कहलाता है। ग्रुप असेसमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग हैं, और ग्रुप असेसमेंट में टीचर चेक कर सकता है कॉपी, यहां एक दूसरे की बच्चे ही कॉपी चेक कर रहे हैं। यानी जब आपका सहपाठी, आपका क्लासमेट, आपका फ्रेंड आकलन करे तो वो पीयर असेसमेंट है, कि वो आपका सहपाठी है। पीयर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट होता है जब आप खुद ही कर ले रहे हैं। असेसमेंट एज लर्निंग में आते हैं, वैसे सेल्फ और पीयर दोनों। समेटिव असेसमेंट का यहाँ कोई रूल नहीं है, वो जजमेंट के लिए होगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, मुझे कहीं निकलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायलेक्ट एंड एक्सेंट? एक्सेंट और डायलेक्ट के लिए कौन सी बात सही है? डायलेक्ट हम बोली को कह देते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक्सेंट है किस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं किसी एक शब्द को, क्या भाषा को, जिस लहजे में आप बोल रहे हैं, वो एक एक्सेंट है। इंडियन एक्सेंट होगा इंग्लिश को बोलने का, अमेरिकन बोलेंगे अलग तरह से बोलेंगे, ब्रिटिशर्स बोलेंगे वो अलग तरह से बोलेंगे। ठीक, तो एक्सेंट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज्ड एंड डायलेक्ट रेफर्स टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन, जबकि ऐसा नहीं है भाई। जो एक्सेंट है वो लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज के बारे में है, जबकि देखा जाए तो accent refers to colloquial words and phrases that often reflect identity and dialect refers to the way the language is spoken। यानी कि जो एक्सेंट है वो रेफर करता है कोलोकियल वर्ड्स को। कोलोकियल वर्ड्स होते हैं आपके जो सामान्य भाषा में लोकली जो वर्ड यूज हो रहे होते हैं, देसी तरीके से कह लो आप, एक तरह से जो सामान्य भाषा में जो लोकली जिन वर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं उनको कोलोकियल कहते हैं। जबकि एक्सेंट ऐसा नहीं है, जो कोलोकियली आप यूज कर रहे हैं वो डायलेक्ट है, वो बोली है ना। अगर हम बात करें, डायलेक्ट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज्ड एंड एक्सेंट रेफर्स टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन। बात एकदम सही है। डायलेक्ट में कैसे आप यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज को। हिंदी में ही अगर आप जाएंगे तो देश भर में अलग अलग तरीके से अलग अलग डायलेक्ट्स में बोली जाएगी वही भाषा, है ना। और अगर हम बात करें एक्सेंट की, तो वो जो लहजा है, द वे द लैंग्वेज इज स्पोकन, वो एक्सेंट है। डायलेक्ट रेफर्स टू द कोलोकियल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब जो व्यक्ति जिसका एक्सेंट ही वैसा है, मान लीजिए कोई भोजपुरी टच वाला एक्सेंट है, तो वो हिंदी भी बोलेगा तो वो, या इंग्लिश भी बोलेगा तो वो उसी टच के साथ बोलेगा, उसी लहजे में बोलेगा। तो एक्सेंट इज अबाउट द वे यू स्पीक द लैंग्वेज। ठीक, तो वो जरूरी हो गया। अगर हम बात करें, डायलेक्ट रेफर्स टू कोलोकियल वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट ऑफन रिफ्लेक्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेंट रेफर्स टू द टेक्निकल वोकैबुलरी। टेक्निकल वो जरूरी नहीं है, एक्सेंट लहजा है जस्ट एक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। अ टीचर कैन मेक हर स्टूडेंट्स इफेक्टिव स्पीकर्स। एक टीचर जो है इफेक्टिव स्पीकर बना सकता है बच्चों को, यानी वो अच्छे वाचनकर्ता बन सकते हैं। कैसे, बताइएगा एक बार।
मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद 125 से ज्यादा आ रहे हैं, मुझे 140 अबव लाने हैं मैम, प्लीज सॉल्यूशन। तमन्ना 125 प्लस आ रहे हैं ना, जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आते हैं उससे जनरली ज्यादा ही नंबर आपके पेपर में आते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट कई बार टेढ़े मेढ़े बना दिए जाते हैं, थोड़े डिफिकल्ट बना दिए जाते हैं, वो होता ही है, वो कोई कितना भी कहे कि हम सेम लेवल पे बना रहे हैं, बट थोड़ा बहुत लेवल इधर उधर जाता ही है मॉक टेस्ट का। तो प्रीवियस ईयर में देखो कितने आ रहे हैं, कोई एक सेट ऐसा उठाओ जो पहले ना किया हो, उससे ज्यादा आइडिया लग पाएगा। दूसरा, कोई बात नहीं, बढ़िया से पढ़ो, जहां कमी रह गई उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन दो, फिर आराम से बैठ के 140 प्लस लेके आओ, 130 प्लस लेके आओ, 2-4 लोगों का इंटरव्यू करेंगे, बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एक बार बताओ, अभी बहुत थकान हो गई, फटाफट से निपटाते हैं। हाँ एग्जैक्टली रीना, चले, टाइम लगेगा ना प्रियंका। अब अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे साल में 2 दिन, तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम से अच्छी लगने लग जाएगी, एकदम से ऐसा हो जाएगा कि स्ट्रांग हो गई 2 ही दिन पढ़ के, है ना। और सर में दर्द होता है, जिस चीज से सर में दर्द होता है हम तुरंत छोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारे भले की क्यों ना हो, तो फिर समय तो लगता ही है। देखो चलिएगा, देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। सी ऑप्शन 77% लोग कह रहे हैं प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द क्लास। हाँ, एक अच्छा इफेक्टिव स्पीकर बच्चा तभी बनेगा जब उसको नेचुरली मौका मिलेगा क्लासरूम में खुद को एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन प्रिपेयरिंग अ 4th क्लास टू टेक अ स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग टेस्ट द टीचर इज बेस्ट एडवाइज टू। यानी एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लेने जा रहा है टीचर 4th क्लास के लिए, तो कौन सा एडवाइस बेस्ट होगी। टेल द चिल्ड्रन द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड डू द बेस्ट दे कैन। बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा सा बता देंगे बच्चों को, डर बैठ जाएगा बच्चों में। कोच द बिलो ग्रेड लेवल रीडर्स एज द रेस्ट ऑफ द क्लास विल डू वेल एनीवे। यानी बाकी बच्चे तो अच्छा कर लेंगे, जो ये कम नंबर लाने वाले बच्चे हैं इनको दे दो, बोर्ड के पेपर हैं, बस इनको ही सिखा दो, बाकी बच्चे तो ले आएंगे नंबर। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का मतलब वही है यहाँ पे। गिव द लर्नर्स प्रैक्टिस इन आंसरिंग क्वेश्चंस सिमिलर टू द टाइप दैट विल अपीयर ऑन द टेस्ट। या फिर डिट्टो की क्वेश्चंस फ्रॉम अ प्रीवियस टेस्ट एंड अलाउ द लर्नर्स टू आंसर देम। यानी जो पहले टेस्ट लिया था उन्हीं क्वेश्चंस को डिट्टो चेप दो, लगा दो वहां पे, कॉपी बिल्कुल सेम। या फिर क्या करना है, मॉक टेस्ट जो आप देते हैं या जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, गिव द लर्नर्स प्रैक्टिस इन आंसरिंग क्वेश्चंस सिमिलर टू द टाइप दैट विल अपीयर ऑन द टेस्ट। जिस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे उस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, कहां, हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर अभी क्या हुआ है, ऑनलाइन में इतनी सारी शिफ्ट हैं तो वही मॉक टेस्ट का काम कर जाती है आपके लिए, ऑफलाइन में एक ही शिफ्ट होती है तो उस तरह के क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जाते हैं। या प्रीवियस ईयर भी हम लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो भी उसी तरह के क्वेश्चन है जो अपीयर होंगे पेपर में, ठीक है ना। तो डिट्टो कॉपी नहीं देना, क्योंकि अगर वो कर चुके हैं पहले से क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, नए भी तो होने चाहिए थोड़े। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 42 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन अ क्लास स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू कंपाइल पोर्टफोलियोज ऑफ देयर रिटन वर्क फॉर समेटिव असेसमेंट, फॉर एग्जांपल चूजिंग देयर बेस्ट 6 पीसेज ऑफ राइटिंग। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज, यानी बच्चों को एक पोर्टफोलियो मतलब अच्छा काम जो भी उनका है, हर तरह का काम पोर्टफोलियो में आ जाता है, बट जनरली हम बेटर वर्क को ही चूज करते हैं। रिटन वर्क के लिए एक लाया गया जिसमें उनकी 6 फाइल हैं, जो उन्होंने कुछ लिखा है साल भर में, कुछ 6 पीसेज ऑफ राइटिंग है, इसका आकलन कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट क्या कहलाएगा, किसी काम का नहीं है, क्यों नहीं है भाई, स्टूडेंट फ्रेंडली है, टीचर सेंटर्ड है, नॉट एन असेसमेंट, क्या कहेंगे बताइए। ये बच्चे को मौका मिला है ना, वो अपने हिसाब से चूज करके ला सकता है, तो ये टीचर सेंटर्ड हो गया, ये तो बताइएगा एक बार। स्टूडेंट फ्रेंडली है, टीचर सेंटर्ड कैसे हो गया। बफरिंग नहीं हो रही मैम, किसी किसी के में हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, आपके एंड पे भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए भाई देखते हैं एक बार, बी ऑप्शन 70% लोग कह रहे हैं बिल्कुल ये स्टूडेंट फ्रेंडली, क्योंकि बच्चे को अपने आप चूज करने दिया गया है कि उसके 6 बेस्ट पीस ऑफ वर्क कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन, आवर टीचर इज इनकॉर्पोरेटिंग एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज इनटू द क्लासरूम, दिस विल। यानी टीचर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं एग्जांपल्स को बच्चों के घर में जिस भाषा में वो एग्जांपल्स यूज होते हैं, है ना। Our teacher is incorporating examples of students' home language into the classroom, this will। यानी इंग्लिश के टीचर है मान लीजिए, या किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, जो बच्चे के घर में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो उस भाषा में एग्जाम्पल को लाने की कोशिश कर रहे हैं क्लासरूम, मदर टंग को इंक्लूड कर रहे हैं कुल मिला के। तो इससे एडिशनल लिंग्विस्टिक लोड आ जाएगा बच्चे पे, नहीं, मदर टंग तो हेल्प करती है। हेल्प स्टूडेंट्स टू राइट अ रिपोर्ट राइट करने में मदद मिलेगी। क्रिएट अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम, ये बात एकदम सही है कि जो भाषिक रूप से समृद्ध कक्षा बनेगी, जहां पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा बच्चों के सीखने पे, क्योंकि उन्हें एक्सेप्टेंस महसूस होगी, वो कनेक्टेड फील करेंगे, उन्हें समझ में भी अच्छे से आएगा, इंटरेस्ट भी बच्चे का बढ़ेगा क्योंकि वो उनकी भाषा में बात हो रही है।
तो क्रिएट अ प्रिंट रिच क्लासरूम एंड दस हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, सिर्फ लर्निंग आउटकम पे ही फोकस होगा। क्रिएट अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम एंड दस हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, सिर्फ आउटकम पे नहीं लर्निंग पे। तो सी ऑप्शन हमारे पास ज्यादा बेटर है अगर हम कंपेयर करें डी से, क्योंकि लर्निंग आउटकम सिर्फ नंबर अच्छे आएंगे, लर्निंग आउटकम का मतलब वो हो गया, जबकि हम ओवरऑल लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, होपफुली ये लास्ट ही होगा। ड्यूरिंग अ राइटिंग एक्टिविटी इन क्लास टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन द थीम ऑफ राइटिंग given to them. This is a strategy for dash stage of the writing process. मतलब during a writing activity in class, teacher asks students to brainstorm on the theme of writing given to them. मतलब क्या हुआ? Again एक मुद्दा है, एक टॉपिक दिया है पोल्यूशन, भाई प्रदूषण पे आपको कुछ लिखना है, ठीक है। अब ये राइटिंग शुरू हुई या एक राइटिंग की क्लास में एक्टिविटी शुरू हुई, टीचर ने कहा एक काम करो पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लो। ब्रेनस्टॉर्म क्या, बच्चे ग्रुप में बैठ करके या अपने दिमाग पे आप जोर डाल रहे हैं, आइडियाज सोच रहे हैं उस चीज के बारे में कि इस टॉपिक के बारे में सोचो क्या क्या पता है तुमको, फिर लिखना। ये प्री राइटिंग एक्टिविटी है, रिव्यूइंग नहीं है, प्री राइटिंग एक्टिविटी है। अभी राइटिंग हुई कहां है? ड्यूरिंग अ राइटिंग एक्टिविटी, यानी क्लास शुरू हुई है अभी, या एक प्रोसेस शुरू हुआ है उस चीज का, चल रहा है मान लिया। टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन द थीम ऑफ राइटिंग गिवन टू देम। जो भी उनको एक थीम मिला है, किसी बच्चे को पॉल्यूशन मिला होगा, किसी बच्चे को कुछ और मिला होगा, है ना, और जो थीम उनको मिला है उस पर ब्रेनस्टॉर्म करने को, उसके बारे में सोचने को कहा है, सीधा लिख देने को नहीं कहा है। मतलब लिखने से पहले जो एक्टिविटी है सोचने की, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो प्री राइटिंग एक्टिविटी में आएगी। जो प्रीवियस नॉलेज है उनकी उसको एक्टिवेट करने वाली बात है। तो ये रिव्यू तो तब होता है ना जब लिख चुके होते हैं और तब सोच रहे होते हैं कि क्या क्या लिख दिया मैंने। जब आप पेपर कर चुके हैं फिर आप चेक कर रहे हैं, अच्छा ये हो गया ये हो गया। जब आप लिखने से पहले सोच रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, बैठ करके आइडियाज सोच रहे हैं, तो वो प्री राइटिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है ना। ये ड्राफ्टिंग नहीं, ड्राफ्टिंग तो आप प्रॉपर जब बना रहे हैं वो फॉर्मेट और वो सब, पब्लिशिंग तो हो ही गया लास्ट में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्री राइटिंग एक्टिविटी है ये। पोस्ट राइटिंग हो सकता है रिव्यूइंग, ठीक है ना, कि आप रिव्यू कर रहे हैं, अब आपने लिख लिया। तो ये पीडीएफ आपको सुबह तक मिल जाएगा। कहाँ? टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट के नोट्स दिए हुए हैं, वो फ्री नोट्स पढ़ लो अगर कुछ नहीं हो पा रहा है एंड मोमेंट में, तो है ना। आउट ऑफ 43 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बताइएगा। ये क्वेश्चंस आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आपको खास